You were the first host of MasterChef. होता क्या है ऑडिशन में? बोलना शेफ बनना आसान है, बट शेफ बनना आसान की बात नहीं है। बावर्ची बनेगा, हर चीज लाएगा, ये कौन सा करियर है? क्यों? क्योंकि मम्मी पापा तो जाते रहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, क्या बनोगे? किसी को भी शेफ बनना है, they have to start with peeling onions. इसका क्या मतलब है? प्रतिष्ठा, अनुशासन और परंपरा। मैं प्रेफर करती हूँ टपरी की ही पीना। तो उसमें एक जो फ्लेवर होता है ना कि ऐसे पी के मैं लगा आह चाय पी है। जो 5 स्टार होटल में आपको चाय बन रही है, हाँ। और जो चाय बना रहा है, हाँ। वो चाय बनाने नहीं आया, अच्छा। वो करियर बनाने आया। सब लोग बोलते हैं कि शेफ स्पेशल वो होता है जो उनका वेस्ट मतलब लेफ्ट ओवर रह जाता है, उसको एक इकट्ठा करते हैं वो और एक डिश बना देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड शेफ स्पेशल। कितना इम्पोर्टेंट है हाइजीन इशू। एक हमारे घर के पास एक समोसे वाला है, एंड आई लिटरली सॉ सैलेड के ऊपर कॉकरोच चल रहे हैं। हम लोग मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ पीछे है। कुछ भी रख लो मेन्यू में, 2 ही चीज़ें ऑर्डर होती हैं, बटर चिकन, दाल मखनी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, MSG को मिस लेबल करके डेविल बनाया हुआ है अमेरिका ने। MSG इज नथिंग बट मोनोसोडियम ग्लूटामेट। 5 स्टार होटल के किचन में पॉलिटिक्स चलता है बहुत। दैट वाज द बिगेस्ट रीजन आई क्विट होटल। तो ऐसा कुछ आपने बनाया आज तक जो सबसे हार्डेस्ट हो? मैं अगर एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने जा रही हूँ, 600-700 रुपए की मिलती है। सेम बिरयानी मेरे को 5 स्टार होटल में 5000 की भी मिलती है। दिस इज द बिगेस्ट स्कैम इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। खाना सिर्फ एक ज़रूरत ही नहीं, एक इमोशन है। हम दुखी हो, खुश हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, सब चीज़ का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अच्छा खाना। और आज के हमारे गेस्ट culinary वर्ल्ड के जानी मानी शख्सियत है जिन्होंने खाने के ज़रिए लोगों के इमोशन से कनेक्ट किया है। उन्होंने इंडियन फूड को पूरी दुनिया भर में फैलाया भी है। वेलकम टू आवर फर्स्ट शेफ स्पेशल एपिसोड विद शेफ अजय चोपड़ा। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच भविष्य। आपका चैनल का नाम बड़ा अच्छा है, भविष्यवाणी। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अब आगे क्या होने वाला है। राइट, हमारा ऐसा ही थीम था कि हम फ्यूचर की बात करेंगे कुछ अपने पॉडकास्ट में, तो यही सोच के हमने अपना चैनल का नाम रखा। राइट, एंड ऑल्सो कोइंसाइड्स विद योर नेम, सो वेरी गुड। यस। तो मैंने आपके बारे में ना एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ी थी कि अगर किसी को भी शेफ बनना है तो दे हैव टू स्टार्ट विद पीलिंग अनियंस। इसका क्या मतलब है? देखिए, अब आप अगर सीधा कमांडर बनना चाहेंगे, हाँ। और आपको अगर बंदूक उठानी नहीं आएगी, हाँ। तो आप कमांडर तो बन नहीं सकते। राइट। सो हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत सिमिलर है आर्मी से या फौज से, पर से, बिकॉज प्रतिष्ठा, अनुशासन और परंपरा ये तीनों बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसके बिना काम होता नहीं। Every chef who enters the kitchen, unfortunately or fortunately, has to go through that onion room because onion is probably the base of everything. और हर एक डिश को बनाने के लिए अगर प्याज चाहिए तो काफ़ी तादाद में चाहिए, और उनको छीलने के लिए काफ़ी लोग चाहिए। खैर आजकल तो अनियन पीलर्स भी आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जब हमने काम शुरू किया था तो मुझे याद है कि हमें सीधा एक अनियन रूम में डाल दिया जाता था। ओके। तो 6 महीने की जो ट्रेनिंग थी, हाँ। हमारे बैचमेट्स ने अंडरस्टैंड कर लिया था कि भाई मेरी तो ज़िंदगी यही होने वाली है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने उस पड़ाव को कैसे पार किया। बट आपका सवाल जो है वो बिल्कुल वैलिड है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो फाउंडेशन सीखनी पड़ेगी। व्हेन आई से अनियन, आई डोंट जस्ट मीन अनियन। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो फाउंडेशन है वो बेसिक्स है, और वो बेसिक्स में प्याज सही चॉप करना, टमाटर सही चॉप करना। टमाटर को अगर हमें ग्रेवी में डालना है तो हमें चॉप करना पड़ेगा। अगर हमें टमाटर से उसका बेस बनाना है तो उसे प्यूरे करना पड़ेगा। अगर टमाटर का हमें टेक्सचर चाहिए तो हमें स्लाइस करना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग एकदम से तो नहीं आ जाती, वो उसको सीखना पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाट आई रियली मीन, दैट वी स्टार्ट विद एन अनियन। और उसका दूसरा पर्सपेक्टिव है कि जो मेरी सक्सेस आज है, वो मैंने कहा था एक टेड टॉक में कि इट इज़ बिकॉज आई बिलीव दैट लाइफ हैज़ टू गो वन अनियन एट अ टाइम। वन अनियन एट अ टाइम। राइट। इसका मतलब ये है कि जब मेरे 6 बैचमेट्स थे, उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में सोच लिया था कि अब अगले 6 महीने हमें यही करना है कि हम आएंगे, प्याज छीलेंगे और घर जाएंगे। पर समहाउ मैंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया।
मैंने कहा नहीं यार, ये मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती, दिस कैन नॉट डिफाइन माई नेक्स्ट 6 मंथ्स। मैं यहाँ सीखने आया हूँ, और प्याज छीलना ठीक है, सीखना है, पर मैं एक टाइम के बाद सीख जाऊँगा, उसके बाद क्या। तो उसके बाद मैंने ये किया कि जब मैं घुसा था तो पहले एक हफ्ते में एवरीबडी वाज अलॉटेड अबाउट 10 सैक्स, यानी कि 50 किलो का एक सैक, यानी कि 500 किलो प्याज आप छील रहे हो। राइट। कितने टाइम में? आप 500 किलो प्याज मैं 8 घंटे में छीलता था। फिर उसके बाद 500 किलो प्याज मैं 7 घंटे में छीलना शुरू किया, फिर 6 घंटे में छीलना शुरू किया। फाइनल जो मेरा टाइम रिकॉर्डेड था वो 5 घंटे में मैं वो 10 बोरी प्याज छील के आगे बढ़ा। और वो कैसे किया मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। बाद में मैंने पढ़ा उसको कि अच्छा, जापानीज पीपल यूज समथिंग कॉल्ड एज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस तब तक आप उस पर काम कर सकते हैं जब तक वो एकदम 100% ना हो जाए। इसका एक और एग्जाम्पल है मारुति 800। अब मारुति 800 कार जब आई थी, हम सबको याद है कि वो एक बड़ी अजीब सा शेप था, राइट। और आई थिंक उस कार का शेप 20 या 22 बार चेंज हुआ है, और उसके बाद वो कार बननी बंद हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जापानीज पीपल अंडरस्टूड कि अच्छा, उस टाइम की रिक्वायरमेंट ये थी, या एग्रोनॉमिकली ये डिज़ाइन ठीक नहीं था। फिर उसको थोड़ा और काम किया, फिर उसके डोर पे काम किया, फिर उसके बोनट पे काम किया, फिर उसकी बॉडी पे काम किया, फिर उसकी एफिशिएंसी पे काम किया, एंड फाइनली जब और कुछ नहीं हो सकता था, तब उसको ऑल्टो का नाम देके मारुति 800 को फेज आउट कर दिया। सो सिमिलरली जब मैं प्याज छील रहा था तो उसमें भी साइंस थी। वो साइंस ये थी कि मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है, कि मैं प्याज की बोरी नीचे अगर पड़ी है तो मैं नीचे से प्याज उठा रहा हूँ, उसमें एक आधा सेकंड ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने प्याज की बोरी को उठा के ऊपर रखा। फिर मैंने देखा कि मेरा डस्टबिन इस साइड पे है, डस्टबिन को इधर लेके आया। फिर प्याज छील के मैं डाल कहाँ पे रहा हूँ, वो बास्केट वहाँ पे है। नाउ एवरीथिंग इज अमाउंटिंग टू 1 सेकेंड, हाफ अ सेकेंड, एंड दैट इज बिल्डिंग अप द टाइम। तो वो टाइम जो बच रहा था, इवेंचुअली वो टाइम मेरी ट्रेनिंग में ऐड हो रहा था। और वो ट्रेनिंग अगर मेरी नहीं होती तो क्या मैं आज यहाँ तक पहुँचता? मुश्किल है, पहुँच जाता, पर शायद यहाँ तक ना पहुँचता। क्योंकि आज भी वो मेरे को दिन अच्छी तरह, मतलब मैं अपने आँखों को अगर बंद करूँ तो एक फ्लैशबैक की तरह वो रिमाइंडेड है मेरे को कि मैं वहाँ से प्याज छील के सिकंदरा किचन, ये आज भी होटल बेस्ट वेस्टर्न जो सूर्या सॉफिटल हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कितने नाम चेंज हुए उसके, बट जो फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने सूर्या होटल है, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की थी। और वहाँ पे सिकंदरा करके एक रेस्टोरेंट था, और वहाँ के शेफ़ थे शेफ़ कादर खान, और उनसे सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि यू नो ही वाज लाइक अ स्ट्रांग गाय। अगर वो किचन में घुसे तो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। और ट्रेनीज तो बिल्कुल अलाउड नहीं थे उस किचन में, क्योंकि वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट था। पर मुझे सीखना था इंडियन खाना, मुझे तो कीड़ा था कि भैया ये चाहिए मेरे को। तो मैं घुस गया, मैंने बोला शेफ़ बताइए क्या काम है। अच्छा, तो उस दिन बड़ी भीड़ थी या कुछ पार्टी आने वाली थी, तो सब लोग बहुत बिजी थे। और किचन की ब्रिगेड में जो उस टाइम पे, आज मास्टर शेफ बड़ा लूजली यूज हो जाता है वर्ड, लेकिन उस टाइम पे मास्टर शेफ की उपाधि कमाई जाती थी। और वो जो शेफ कादर खान थे वो इंडियन मास्टर शेफ थे, तो उनके नीचे थे शेफ त्रिपाठी। मैं गया उनके पास, मैंने कहा शेफ कुछ काम दीजिए, मेरा प्याज का काम हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा फटाफट धनिया चॉप कर दे। अच्छा, मैंने धनिया चॉप किया। अब शेफ कादर खान आके हर चीज़ को चेक करते थे, हर चीज़ को, जिंजर यानी कि अदरक का लच्छे कैसे कटे हैं, प्याज कैसे कटा है, धनिया कैसे कटा है, बिकॉज एवरीथिंग स्पीक्स। यू नो, एक डिश के अंदर जब कोई चीज़ जाती है, आती है, वो सब चीज़ बात करती है। तो शेफ कादर खान ने धनिया देखा, ये किसने चॉप किया है? तो शेफ विकास जो कि उस टाइम पे CDP थे, सांसें भर रहे थे, उनको कहने को हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये ट्रेनी ने किया, क्योंकि ट्रेनी तो अलाउड नहीं किचन में। और फिर उसके बाद डरते डरते ने कहा शेफ ये इस ट्रेनी ने किया है। वो एक्चुअली बहुत भीड़ थी इसलिए मेरे पास टाइम था, इसने किया। ओके, बुलाओ उनको। तो यहाँ तक तो कहानी ऐसे चल रही है कि बिल्कुल यू नो कि क्या होने वाला है अब। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा अजय। विकास, इसे काम सिखाओ, ये बहुत अच्छा लड़का है, इसके हाथ में हुनर है। तो आई थिंक यू नो हमारी लाइफ में अगर मैं
आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो हमारे बचपन में या हमारे बढ़ते दिनों में अगर कोई हमें स्पॉट कर लेता है, आई थिंक वो इतनी बड़ी इंकरेजमेंट होती है हमारी लाइफ में कि यार हाँ, इट्स अ वैलिडेशन कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और वो वैलिडेशन जो शेफ कादर खान ने उस टाइम पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट 1995, वो जो छाप उन्होंने छोड़ दी ना, वो उस छाप ने मेरी ज़िंदगी बना दी। सो आई थिंक दैट इज़ वाई आई से कि हर एक जन cannot reach to the top just like that. You have to go step by step. And मेरे लिए वो step by step था, एक प्याज, दूसरा प्याज, तीसरा प्याज, वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड जो मैं बचाता गया और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता गया। तो ये आपकी करियर की बात की, आपने स्टार्ट कैसे किया, बट आपका बचपन भी मैंने सुना है कि बहुत ही अमेजिंग गुजरा है। आप लखनऊ में पैदा हुए हैं। जी हाँ। जिनकी लखनऊ की बिरयानी हमने बचपन से खाते खाते हम बड़े हुए हैं। उसके बाद अच्छा, आप लखनऊ की हैं? नहीं, मैं लखनऊ की नहीं, मैं सोनीपत की हूँ, जहाँ पे आप बात। अरे उसके बाद आपने अपनी क्या दिया तूने? स्कूलिंग सोनीपत से करी है। शंभूदास सुना है? शंभूदास सुना है, मैं जानकीदास से हूँ। अच्छा, आप जानकीदास से, आप वो पढ़े लिखे स्कूलों से। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, उसके बाद मतलब आपको इंटरेस्ट कब आया कि खाना बनाना मेरे को इसी में आगे बढ़ना है? ओके, सो ये स्टेज वाइज था, ये एक बार में ऐसा यूरेका मोमेंट नहीं हुआ। मैं आई थिंक 9 या 9.5 साल का था और मेरी मम्मी जो है चाय की शौकीन है, आज भी चाय की शौकीन है। और पंजाबियों में ना वो चाय स्टील के ग्लास में पी जाती है, बड़े ग्लास में। तो एक दिन अब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मम्मी रोज़ चाय पीती हैं, और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने चाय नहीं पी और वो लेटी हुई थी। हमने बचपन से ये देखा है कि हमारी मम्मी जो है वो टीचर थी, हम लोग स्कूल से आते थे 2-2:30 बजे, हम खुद खाना गर्म करते थे, क्योंकि मम्मी स्कूल से आते ही अपना खाना खाती थी, आधे घंटे बाद उनके ट्यूशन के बच्चे आते थे। तो शी हैड अ टफ लाइफ ऑल थ्रू आउट। पापा मम्मी दोनों काम करते थे टू गिव अस अ गुड लाइफ। तो मम्मी उस दिन लेटी हुई थी, उनके बच्चे नहीं आए, एंड आई थॉट कि पता नहीं क्या हो गया। फिर आई वेंट टू हर एंड सेड क्या हुआ मम्मी? तो आई चेक्ड, बुखार था उनको काफ़ी। तो मेरे दिल में कुछ हुआ कि मुझे ना मम्मी के लिए चाय बनानी चाहिए। तो मैं गया, स्टूल वगैरह लगाया, किचन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, किसी तरह मैंने चाय बनाई और चाय बना के वही स्टील के ग्लास में मैं लेके गया। और मम्मी ने वो देखा और मम्मी की आंखों में ना आंसू आ गए। तो उस दिन तो मुझे नहीं समझ में आया था, मेरे को तो लगा मम्मी प्यार कर रही है, ठीक है, एवरीथिंग ओके। बट बाद में जब मैं इसको सोचता हूँ और जितनी बार भी सोचता हूँ, मेरे को एक ही चीज़ समझ में आती है कि खाना जो है ना, खाना पीना, वो सीधा दिल से कनेक्ट करता है लोगों को। बिल्कुल राइट। और वो चीज़ वहाँ पे कनेक्शन जो थी वो वही कनेक्शन था। नाउ अगेन दैट वाज अ स्टैम्प ऑफ एनकरेजमेंट कि हाँ, मम्मी ने मेरे को अपने छोटे से आंसू से ही दिखा दिया कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मैं 12-13 साल का था ना, तो ये अगेन कीड़ा। तो वहाँ पे उस टाइम पे सोनीपत में थे या अलवर में थे, शायद आई थिंक अलवर में थे। तो वहाँ पे ना वो चाइनीज़ वैन्स नहीं होती लाल लाल वाली, उस टाइम पे बहुत सारी वैन्स खड़ी होती थी। तो उनका टेक अवे खाना लेके आते थे कभी कभी घर पे, और वहाँ पे उनको मैं दिखता था कि यार वो कैबेज चॉप कर रहे हैं ऐसे। अब मेरे को भी आके घर पे कैबेज चॉप करनी है। तो पहली बात तो वो नाइफ मम्मी से बोला कि वो लेके आओ बड़ी वाली, तो वो लेके आए। तो ये यहाँ पे क्लोजअप कैमरा तो नहीं है, बट एक मैंने रील देख रहा था उस दिन के, टेल मी इफ यू आर अ शेफ विदाउट टेलिंग यू आर अ शेफ। तो हमारे जो मेडल्स होते हैं ना, ये कट्स, बर्न्स, तो वो कई बार कटा 12, 13, 15, 14 साल तक। तो कहने का मतलब ये है कि खाना बनाना अच्छा लगता था, खाने के साथ रहना अच्छा लगता था। आई हैड नो आइडिया कि ये कहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा तो जाते रहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, क्या बनोगे, याद है? एक प्रोग्राम आता था, हाँ? क्या बनोगे मुन्ना? मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते इंजीनियर। लेकिन में भी तो यही है। हाँ, तो प्रॉब्लम ये थी कि पढ़ाई में थोड़ा सा ना मन कम लगता था और एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं हुए। तो पहला साल हमने हिंदू कॉलेज सोनीपत से बीएससी करी। फिर दूसरे साल हमें लगा कि यार हमें ना कुछ करना चाहिए। तो एक प्रोग्राम देखा मैंने, टीवी पे आ रहा था, अबाउट हॉस्पिटैलिटी। सो दे वर टॉकिंग अबाउट एयरलाइंस इंडस्ट्री, होटल्स, दिस दैट एवरीथिंग। And I said कि I mean I don't know about this industry, ऐसा कुछ हो सकता है। Then I found out more about it, तो समझ में आया कि IHM करके कोई चीज़ होती है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन आउट देयर नहीं थी। there was no Google, there was no nothing to search। तो लोगों से बातचीत करके, तो मेरे भाई का एक फ्रेंड था जिसने IHM किया था,
एंड मेरे को इंटरेस्ट जागा, मैंने कहा यार तो करना चाहिए। मैंने अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस टाइम पे ना सिलेक्शन होता था तो न्यूज़पेपर पे रोल नंबर आते थे। हाँ। सोचो, सेलिब्रिटी क्वेश्चन नंबर 1, न्यूज़पेपर में नाम नहीं, रोल नंबर आया। तो पापा को दिखाया, पापा देखो ये कहीं नहीं आया, यहीं आया, क्या करना है? पापा कहते हैं बेटा क्या करना है, यही करना है, जाओ करो। तो पापा वाज ओके विद मी, पापा सेड व्हाटएवर यू वांट डू, ही वाज विद मी एंड मम्मी वाजंट। ओके। बावर्ची बनेगा, कर्चीज लाएगा, ये कौन सा करियर है? बट गए, अच्छा। पहुंचे कॉलेज का फर्स्ट ईयर। मैं आपको सीन वाइज समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। सीन ऐसा है कि हम 124 लोगों का बैच था। हाँ। हम लोगों का जो थर्ड ईयर बैच था वो एक कुकिंग कंपटीशन बोल लीजिए या मीरामार फेस्टिवल था, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उन्होंने स्टॉल लगाए थे वहाँ पे। तो तंदूरी चिकन वाज अ डिश एंड वन मोर डिश। तो तंदूरी चिकन काफ़ी ज़्यादा बिक रहा था। सो हमको सब थर्ड ईयर्स ने कहा कि इस कॉलेज में रैगिंग नहीं होती, रैगिंग अलग टाइप से होती है। तो रैगिंग क्या थी कि 350 चिकन साफ करने हैं, मतलब पील करने हैं, क्योंकि उस टाइम में पील चिकन नहीं आता। 350। तो 124 बैचमेट, 350 चिकन पर हेड, 2 या 3 चिकन आएंगे। हाँ। राइट, 2 या 3 चिकन करने को कितना टाइम लग जाएगा? 10 मिनट, 15 मिनट। चलो कोई नहीं, घुस जाते हैं। अब घुसे तो हम पील कर रहे हैं। मैं अभी कॉलेज गया था रिसेंटली, मैंने फोटो खींची उस सिंक की जहाँ पे खड़े होकर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। अब मैं ना पील करे जा रहा हूँ, 15-20 मिनट बाद वो, सोचो ये आप 120 लोग इस रूम में हैं तो आवाज़ होगी ना काफ़ी। एंड सडनली मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ 15-20 मिनट बाद कि कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, बिकॉज मेरा सारा ध्यान तो इधर था चिकन के ऊपर। मैंने मुड़ के देखा, सिर्फ 5 लोग खड़े थे, वो पाँचों आज शेफ हैं। तो दैट थिंग दैट डे बिकेम समथिंग इनर्ट इन मी कि भाई टेढ़ा है पर मेरा है, यही अच्छा लगता है अपने को, यही करेंगे। उस दिन के बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक, सेड आई विल बी अ शेफ। तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें कौन से टाइम में आई शेफ बनने पे? मुश्किलें हर एक स्टेज पे आई। शेफ बनना, बोलना शेफ बनना आसान है, बट शेफ बनना आसान की बात नहीं है। जैसे कि फौज में जाके काम करना आसान नहीं है, वैसे शेफ बनना आसान नहीं है, क्योंकि मुश्किलें आपको हर स्टेज पे आएंगी। हम लोग उस एरा से आए हैं, मैं एरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ईरा हम लोग उस ईरा से आए हैं जहाँ पे हमने शेफ्स के लिए उनका मसाला भी बनाया है, उनके पैर भी दबाए हैं। चाय तो खैर बहुत अच्छी बात होगी कि हाँ चाय बना के लाओ, तो आपका प्रमोशन हो गया कि चाय बनाने को बोला, नहीं तो आप उनके पैर दबा रहे हो, उनके लिए मसाला बना के दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। उस टाइम से लेकर आज में बहुत अंतर है। Okay. उस टाइम पे यू हैड टू बेग पीपल टू गेट नॉलेज। आज नॉलेज अवेलेबल है, मेरे पास फ़ोन है, आपके पास आईपैड है, सब कुछ ऑन योर फिंगर टिप्स है। मेरे को आज अगर कुछ नहीं आता, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं और शेफ्स भी हैं, जो मास्टर शेफ इंडिया में जाके अच्छा करके आए हैं। बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, एडवर्टाइजमेंट गाय, नाउ दे आर कुकिंग ब्यूटीफुल डिशेस। हाउ? लर्निंग ईजी है। हमसे बोला जाता था पहले बढ़िया ग्रेवी बन रही है, पहले प्याज काटो, फिर अगर वहां तक पहुंच गए चलो बेटा फ्राई पैन लेके आओ। अब फ्राई पैन की बोलने का उनका तरीका, चलो बेटा फ्राई पैन लेके आओ। अब पहले 2 मिनट तो आदमी सोचे फ्राई पैन है क्या भाई, फिर फ्राई पैन लेके आओ। तो किसी से पूछा कि फ्राई पैन क्या है, बोलता फ्राई पैन। अच्छा फ्राई पैन लेके आओ, जब तक मसाला डल गया। शेफ क्या डाला? अरे भाई नमक मिर्च हल्दी, और क्या है, खाना ही तो बना रहे हैं, कोई पहाड़ थोड़ी खोल रहे हैं। तो अब कैसे सीखोगे आप? तो आपको लिटरली उस शेफ को अपना गुरु, उस्ताद, जो भी कुछ है समर्पण करना पड़ता था, और फिर उस समर्पण के बाद आपको वो शायद बता दे, वो भी तब जब उसका मूड करेगा। तो आप समझ रहे हैं? तो वहाँ की जो स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल कन्वर्ट हुई कि ठीक है मुझे इतना आता है। नाउ यू रियली लैंडेड इन द फील्ड। अब फील्ड में से 10 है, किसको कितना आता है, कौन कैसे बताएगा? तो फिर वहाँ पे दौड़ चलती है, और दौड़ में कभी कभी धक्के भी लगते हैं कि यार उसको तो बहुत ज़्यादा आता है। सो एवरी स्टेप हैज़ बीन अ चैलेंज, बट एवरी स्टेप ऑल्सो हैज़ बीन रिवॉर्डिंग, क्योंकि जैसे आप एक स्टेप को क्लियर करते हो, एक हर्डल को क्लियर करते हो, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये कर लिया। तो जैसे इंडिया में तो यूजुअली फीमेल्स को हम किचन में देखते हैं, मेल्स बहुत कम ही होते हैं जो
जिनको शौक होता है। तो ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं आई कि आपको बोल रहे यार तू तो लड़का है, तू जाके कुछ और कर, वो क्या? वो तो मेरी माँ ने बोल दिया था पहले ही, अच्छा। बावर्ची बनेगा, हलवाई बनेगा, हाँ। कड़छी चलाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन के दो पहलू हैं। क्वेश्चन का पहला पहलू आपने जो बोला कि जनरली लड़कियां होती हैं, बट प्रोफेशनल किचन्स में जनरली लड़के होते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? दैट इज स्ट्रेंज। It is strange. Actually, that's not strange. That's methodical and that's thoughtful. Because Parmeshwar ne, I would say that females are generally taken as weaker sex. I don't believe in weaker sex. I believe that they are made differently. They are more delicate. एक रोज क्यों दिया जाता है एक फीमेल को? रोज इज डेलिकेट. Right? You give delicate gifts to delicate people. Now, delicate does not mean weak. Right? Our flowers can be as beautiful as it can be, but it's delicate. Right? अगर उसको आप गलत तरीके से ट्रीट करोगे और उसको आप टड़क करके नीचे गिरा दोगे तो फ्लावर टूटेगा. अब इन दिस लाइन ऑफ प्रोफेशनल शेफ्स, अभी आपने देखा कि आपके सामने एक फीमेल शेफ आई, राइट? वर यू सरप्राइज्ड, वर यू ओके विद इट? कैसा लगा आपको? आई वाज हैप्ी एक्चुअली. बहुत कम देखने को मिलता है ना. बहुत कम देखने को मिलता है. नाउ रूही इज अ शेफ ऑफ कॉफी बीन एंड टी लीफ, जहाँ पे हम बैठे हैं. शी इज द कॉर्पोरेट शेफ, शी इज अ मदर, एंड हर आई वुड गिव amazing credit to her first of all, but more so to the husband and to the family. Yeah. Right, who are allowing her to do and live her dreams. Now what happens is कि a physically intensive job है ये, राइट? सो जैसे मैंने डेलिकेट की बात की, वो डेलिकेट इसलिए क्योंकि अगर मुझे 100 किलो की ग्रेवी का पतीला उठाना है तो मुझे ना I won't get mercy or pittance from कि you're a weak guy so you can't lift it up. मजाक उड़ाने के लिए 1000 लोग खड़े हो जाते हैं. So rather than doing that, I will rather lift it up and go, right? But things are changing now. Things are changing. The way people are seeing things are changing now. So पहले अगर मैं 100 किलो का वो खुद उठा रहा था तो मेरा जो सुपरवाइजर है वो देख के बोलेगा हाँ वेल डन, ये नहीं कि हाथ लगा दे आके. लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया तो अब हाथ लगा देंगे. सो इसलिए थोड़ा सा एक एक ईजीपन आ गया उसमें. बट हैविंग सेड दैट, इट स्टिल रिक्वायर्स दैट ग्रिट, क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 18 घंटे 20 घंटे कई बार 24 घंटे से ऊपर खड़े होना और करते रहना is something that you decide. It doesn't have male or female into it. It's a mind. So आज की डेट में we have women pilots, we have women going to the space, we have women in every field. So is in this field कि आज women are with more determination and more grit, and also parents जो अपनी डॉटर्स को और फ्रीडम देना चाह रहे हैं कि जाओ बेटी जीरो अपनी जिंदगी, तो वो ज़रूरी है. क्योंकि अगर पेरेंट्स या हस्बैंड्स पुश नहीं करेंगे तो वी विल नॉट हैव वुमेन शेफ्स. बट men or women who have to live their dream always need backing from their support system, which is their family. तो कमिंग बैक टू मास्टर शेफ, तो मैं देख रही हूँ कि आपने वही कपड़े पहने हैं जो अभी आपने मास्टर शेफ में पहने थे. तो मैंने ना जब मैं वेस्टिन का एग्जीक्यूटिव शेफ था ना, मैं अपने को सोचता था कि यार मैं तनख्वाह तो कमा रहा हूँ, पैसे खर्चूं कहाँ पे अपने ऊपर. यूनिफॉर्म सेम होती है, जूते सेम होते हैं, चेंज होती है तो सिर्फ चश्मे और घड़ी, ठीक है. तो उसके बाद व्हेन आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, यूनिफॉर्म तो चेंज नहीं होगी ना, यूनिफॉर्म तो वही रहेगी. सो मास्टर शेफ ऑल्सो वांटेड मी टू वेयर अ शेफ कोट. सो नाउ आई हैव वैरायटी ऑफ शेफ कोट्स, एंड दिस जस्ट coincidence that I'm wearing the same chef coat and the same jeans and the same watch is different. Heart is the same. तो ये मास्टर शेफ की जर्नी कैसे रही आपने? कैसे फर्स्ट एंट्री ली मास्टर शेफ होस्ट करने में? You were the first host of मास्टर शेफ. I was, yes, and इसके लिए सारा क्रेडिट एक ही जगह जाता है, परमेश्वर. Okay. No other person, no other being can take this credit from me, because I've understood this, that how and why it happened. तो हुआ ये कि मैं लंदन में था. 3 साल हम लोग लंदन में गुजार चुके थे, एंड देन माई वाइफ बिकम्स प्रेग्नेंट एंड शी हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और फिर हम लंदन से शिफ्ट होते हैं गोवा. अब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्यों लंदन छोड़ा. सब लोग ये बोल रहे थे कि यार 3 साल हो गए तेरे को, 2 साल और कर ले, लाल पासपोर्ट आ जाएगा. अब लाल पासपोर्ट इज बिग. हाँ. तो एक तरफ तो दिमाग में चल रहा है लाल पासपोर्ट,
दूसरी तरफ चल रहा है ये। बट वो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि वहाँ की जो NHS सर्विसेज है ना, पथेटिक है, ओके, पथेटिक। लंदन के, यूके, द ओवरऑल यूके, वो बोलते हैं कि उनका मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, जिनको मेडिकल बेनिफिट मिले बहुत अच्छा है, जिनको ना मिले वो लाइन में खड़े हो जाए। सो माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट, 1 month प्रेगनेंट, माई वाइफ वॉज 1 month प्रेगनेंट, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी 3 मिनट के अंदर आ गए। सो रिस्पॉन्स इज अमेजिंग। लेकिन वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक हम लोग 3.5 घंटे तक बाहर बैठे हैं एंड देयर इज नो चेकिंग, देयर इज नोबडी टू रिसीव यू। क्यों? क्योंकि सैटरडे को एक ही डॉक्टर काम करता है। वी डिसाइड नो, वी डोंट वांट टू रेज आवर किड्स हियर, सो वी टुक अ डिसीजन टू कम बैक। अब हम सो आई लैंडेड इन गोवा मैरियट एज द एग्जीक्यूटिव शेफ इन 2009। लैंडिंग के 4 महीने बाद मुझे एक कॉल आता है, एक रैंडम कॉल, और मैं अपने शेफ ऑफिस में बैठा हूँ। ऐसे ही शेफ ऑफिस था कि शीशे का दरवाजा था, उस साइड पे किचन थी, इस साइड पे मेरा ऑफिस था। सो एक शेफ हमारे जो किचन ऑर्डर टिकट बोलते हैं ना, KOT, जो जिसमें ऑर्डर लिख के आता है, तो वो गंदी सी KOT पे एक नंबर लिख के लाया, नाम लिख के लाया, शेफ आपके लिए फ़ोन आया था ये। तो मैंने देखा प्रोडक्शन हाउस XYZ। मैंने मार्केटिंग वाले को बोला कि भाई कोई फ़ोन आया है, देख लो, बात कर लो। बिकॉज एज अ शेफ दैट टाइम नथिंग लाइक दिस वॉज इन आवर माइंड्स कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। आजकल तो किसको इधर से फ़ोन आ रहा है, उधर फ़ोन आ रहा है, पर पहले तो फ़ोन सिर्फ एक ही इंसान को आता था, संजीव कपूर जी क्योंकि वही टीवी पे थे और कोई नहीं था, है ना। थोड़े बहुत शेफ राकेश सेठी, थोड़े बहुत शेफ हरपाल सिंह, उसके अलावा कोई नहीं था। तो फ़ोन आया एंड मार्केटिंग वाले को दिया। मार्केटिंग वाली 1 घंटे बाद भाग भाग के आ रही है, शेफ मास्टर शेफ इज कमिंग टू इंडिया। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? बोलती नो दे वांट यू जज अस। ओके लेट्स टॉक। तो फिर उन्होंने ऑडिशन लिया। अब मुझे नहीं पता था कि 150 से ज़्यादा शेफ्स का ऑडिशन हुआ था। अच्छा। अब मैं कोई देखने में भी बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, बहुत मॉडल लाइक नहीं हूँ, एंड आई वॉज मच फैटर देन दैट। आपने देखा होगा, राइट? नहीं, you still look the same. आई लुक द सेम। वो फ्रेंच बियर्ड नहीं है और 15 किलो कम हो चुका है उससे, तो ऐसा मत बोलिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। हाँ, मतलब आपकी वो जो है ना, वो परसेप्शन, मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं कि वो गोलू मोलू परसेप्शन आपकी जो है वो रहनी चाहिए। Right. नहीं यार, अभी वो हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है। तो एनीवे, सो 150 से ऊपर शेफ्स का ऑडिशन हुआ था, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ शेफ्स फ्रॉम अब्रॉड, एंड फाइनली दे चोज द 2 which was me and Kunal. Okay. And हमें बताया गया था कि 3rd वन जो है वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी होंगे, पर वो आपको समय आने में बताया जाएगा। ये ऐसे हुआ। तो होता क्या है ऑडिशन में? ऑडिशन में कुछ नहीं, उन्होंने एक बेसिकली हमें एक सीन रेप्लिकेट करने को दिया था कि आपके सामने 4 शेफ्स खड़े हैं और उन्होंने कुछ कुछ खाना बनाया है और आपको उन्हें जज करना है, तो आप कैसे करेंगे, क्या क्राइटेरिया पे करेंगे। तो अब एज अ एग्जीक्यूटिव शेफ आप जज तो नहीं करते हो, बट आपका रोज का काम है कि आप फूड टेस्टिंग करते हो। आप किसी कौमी को बताते हो कि यार तूने ये ठीक नहीं किया या वो ठीक नहीं किया, या इसको ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। तो वही करना था हमारे लिए। तो इट वॉज लाइक अ रेगुलर थिंग जो हम रोज करते हैं, हमें बस वो एक फिल्मी तरीके से करना है, पर हमें नहीं पता था कि कोई फिल्मी तरीका क्या होता है। तो हमने जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करके रिकॉर्ड करके भेज दिया। अब अच्छी बात ये थी कि लखनऊ से हैं, भाषा ठीक थी, यूपी के आसपास रहे हैं, हिंदी अच्छी थी मेरी क्योंकि दिल्ली के आसपास रहा हूँ, तो प्योर हिंदी में बोलना था, हिंदी में बोल दिया। सो समहाउ उनको डिक्शन या द वे आई वाज गिविंग आउट द स्पीच वो अच्छा लगा, दे लिया। पर उसके बाद कहानी शुरू हुई, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑडिशन। क्या हुआ? हमें 3 महीने की कैमरा ट्रेनिंग मिली। मास्टर शेफ के बाद पहले सिलेक्शन? अच्छा, मास्टर शेफ ऑडिशन के सिलेक्शन के बाद। ओके। और मास्टर शेफ होने से पहले 3 महीने तक हमें ट्रेनिंग मिली। ओके। कैमरा ट्रेनिंग। क्योंकि आज की डेट में मैं किसी भी कैमरा के सामने खड़ा होकर कुछ भी बोल सकता हूँ। आपके सामने मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। लेकिन उस टाइम पे, जो कि आज भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे शेफ्स जैसे ही कैमरा ऑन होता है एकदम से थोड़ा दे बिकम वेरी कॉन्शियस जाते हैं। तो वो एक ट्रेनिंग थी, वो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हमारे जो जिन्होंने हमें सिखाया, समर जय सिंह, आई रियली ओ इट टू हिम। क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का था, मेरा बैकग्राउंड में आपको बताया, सोनीपत में शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल में 7 साल गुजारे हैं। मेरी लर्निंग ईयर्स वॉज इन अलवर पब्लिक स्कूल फ्रॉम फर्स्ट क्लास 1 to class 7th, and I would speak decent English,
व्हेन आई वाज इन क्लास 7th। और जब मैं शंभू दल में आया तो मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन था फुटबॉल के स्पेलिंग। अच्छा, दैट्स इट। और मेरा सिलेक्शन हो गया। सो आई वाज वेरी स्ट्रेंजली सरप्राइज्ड, बट देन एवरीबॉडी सेड कि सबसे बड़ा स्कूल सोनीपत में यही है, यहीं पे आपको पढ़ना चाहिए। और उसी साल 1988 में शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल हरियाणवी और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम हुआ। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि अगले 7 साल मेरी अंग्रेजी का क्या हाल हुआ था। तो 12वीं क्लास के बाद आने के बाद ना, जो IHM के इंटरव्यू में पूछा मेरे से कि वेयर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम सोनीपत। मेरा डायलेक्ट चेंज हो चुका था, मेरी अंग्रेजी जा चुकी थी, मुझे अंग्रेजी का एक सेंटेंस एक साथ बोलना नहीं आता था। सो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड टू नाउ कट टू मास्टर शेफ, जहाँ पे हम फ्लुएंटली बात कर रहे हैं। और एक चीज़ उन्होंने बताई कि कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन ये नहीं होती कि आप कितना अच्छा बोल पाते हो, क्या कितने डेप्थ से बोल पाते हो। अच्छी कम्युनिकेशन वो होती है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे शब्द आपके कानों के अंदर तक जाए और कानों के बाहर से ना निकल जाए। इसलिए कुछ ऑरेटर्स की बातें आपको याद रह जाती हैं और कुछ पॉडकास्ट जैसे आपके हैं वो लोगों को याद रह जाते हैं, और कुछ पॉडकास्ट लोग सुनते हैं निकल जाते हैं। अच्छा, मेरे तो याद रह जाते हैं। आपकी तारीफ करी मैंने अभी। राइट। सो वहाँ से जो कहानी शुरू हुई, ओरेशन, स्टोरी टेलिंग, थॉट प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग कैमरा, उसके बाद हमें एक्चुअल फील्ड पे ले जाया गया जहाँ पे 17 कैमरास थे। पूरी मूवी बन रही थी। अब हमें नहीं पता कौन सा डायरेक्शन का कैमरा हमें कहाँ से देख रहा है। हाँ, तो कोई बंदा बोल रहा है कि पीछे से वायर निकल रही है। मैंने कहा यार मैं कहाँ से देखूं वायर निकल रही है, बट somebody will come। दूसरी चीज़, हम वी वर नॉट यूज्ड टू दिस लाइफ। हमारी लाइफ बहुत रगिड होती थी। मतलब हमने शेफ कोट पहना, यूनिफॉर्म पहनी एंड स्ट्रेट इनसाइड द किचन, एक्शन। राइट, हमारे लिए लाइट्स कैमरा एक्शन नहीं होता था, हमारे लिए सीधा एक्शन होता था। यहाँ पे जैसे ही एक्शन बोलते हैं तो लाइफ अलग हो रही थी। मतलब वी हैड टू बिकम समबडी एल्स एंड टॉक, वो नहीं हो पा रहा था। बट वो 3 महीने की ट्रेनिंग में हमें समझ में आया कि हमें कोई और इंसान नहीं बनना, हमें अपने अंदर से जो इंसान है ना वो निकालना है। जैसे आज अगर आप मेरी स्पीच को देख रहे हैं या मैं क्लैरिटी ऑफ थॉट को देख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये ट्रेनेबल है। सो आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा स्पीच नहीं बोल पाते या आप अच्छी ओरेशन नहीं कर पाते, या आप कैसे पॉडकास्ट करेंगे अपना, या आप कैसे यूट्यूब चैनल खोलेंगे, तो ये सारी चीज़ें ट्रेनेबल है। आप किसी भी इस टाइप की ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए और आपकी स्पीच, लैंग्वेज, ओरेशन, डिक्शन सब कुछ ठीक हो सकता है। इट इज़ ऑल ट्रेनेबल। हम लोग हमेशा कहते हैं शेफ बनने के लिए कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब लोग आके सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनेबल चीज़ें हैं। सो उस चीज़ की ट्रेनिंग हुई। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें पता ही नहीं था कि अक्षय कुमार हमारे साथ आने वाले हैं। अच्छा। 3 दिन पहले हमें ले जाया जाता है एक सेट पे, जहाँ पे अक्षय कुमार जी शूट कर रहे हैं। क्या बात है। अब इमेजिन एक सोनीपत का लड़का जो साइकिल पे शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल जा रहा है, हाँ जी। ये लड़के को सडनली बिठा दिया वहाँ पे अक्षय कुमार आने वाले। अच्छा। तो सोच रहे हो आप, मतलब मैं ऐसे रहा कि आदमी क्या ही सोचेगा। बट अगेन आई थैंक गॉड कि गॉड गेव दैट अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म। ये सारी चीजें उसके प्लान में थी, you know. And then we met him, he was nice to us, we learned something about him. He was an amazing guy to work with, because उन्होंने पहले दिन एक चीज़ बोली। अजय, एक्चुअली हम दोनों का नाम पड़ गया था अजय कुणाल, दैट वाज बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार। क्योंकि अब वो एक साइड अजय एक साइड कुणाल है, तो अजय कुणाल, अगर दोनों को कोई चीज़ एड्रेस करनी है तो अजय को अलग से, कुणाल को अलग से नहीं करेंगे, तो अजय कुणाल। तो इवन द होल सेट स्टार्टेड कॉलिंग अस अजय कुणाल। तो बहुत सारे लोगों को आगे बाद में कंफ्यूजन भी होगी कि अजय कौन है, कुणाल कौन है। तो अजय कुणाल, देखो भाई, मैं तो ये रोज करता हूँ, इसी से मेरी रोटी चलती है, दिस इज माई लिविंग। आई नो दैट यू डोंट डू दिस फॉर अ लिविंग एंड यू डू समथिंग एल्स, बट ये बहुत जगह तुमने सुना होगा, बी योर सेल्फ, बट टुडे आई एम रियली स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट, बी योर सेल्फ। जो तुम हो ना वही रहो, तुम और कोई इंसान बनने की कोशिश मत करो। उस चीज़ ने इतना हमें एक रिलीफ दिया कि हाँ यार, जो बंदा करता है ये, ही डज इट, यू नो। एंड एक और एग्जाम्पल हमें दिया संजीव कुमार जी। हाँ जी। अब वो बहुत बॉडी बिल्डर, 6 पैक्स वाले तो नहीं थे, है ना, फैटी बॉडी थी उनकी। अब
फाटो वाले कच्छा पहन के अगर कोई इंसान ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अगर वो बंदा ये फिल्म कर सकता है नोइंग कि करोड़ों लोग उस फिल्म को देखने वाले हैं, यानी कि करोड़ों लोग उसकी बॉडी शेमिंग कर सकते हैं, पर भाई नहीं, बिकॉज ही हैज गॉन इनटू द रोल। वो बन चुके हैं जो उनको बनना है। तो हमें क्या बनना था? हमें कुछ नहीं बनना था, हमें शेफ रहना था। एंड दैट इज व्हाट केम आउट कि एज अ शेफ हाउ विल यू डू इट, एंड दैट इज व्हाट केम आउट इन सीजन 1, इन सीजन 2, एंड दैट बिकेम अ फाउंडेशन फॉर मेनी अदर सीजन्स टू कम। आपने क्या देखा मास्टर शेफ के जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो डिश बनाते टाइम, cuisine बनाते टाइम? आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंटली देखूंगा कि मैंने जो मास्टर शेफ में सीखा कि हज़ारों लोग आए, उससे 100 कंटेस्टेंट्स को फाइनलाइज किया, तो हम लोग पिक्चर में आए थे 100 तक। 100 का खाना, बूट कैंप हुआ, टेस्टिंग हुई। जब आप जाते हो ऐसे मंच पर, आप अपने फियर्स के साथ जाते हो, आप अपनी नेगेटिव्स के साथ जाते हो, लेकिन आप इसलिए जाते हो क्योंकि आपको पता है कि खाना मेरी स्ट्रेंथ है, राइट? बहुत सारे लोग अपने फियर्स और इनहिबिशंस के पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे लोग उससे आगे आते हैं और कहते हैं नहीं, खाना मेरा स्ट्रेंथ है। एंड जो लोग भी आगे आते गए, सिर्फ उनकी क्यूजीन अच्छी नहीं थी, से उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो ग्रिट था अंदर कि नहीं मुझे ये करना है, वो आगे आया। एंड दैट रियली टोल्ड मी कि जो चीज़ें हमने शायद 3 महीने 4 महीने बाद सीखी, मतलब सीजन 1 में जो फिनाले एपिसोड था उसमें क्रॉकम्बूश बनाया था, जिसमें शू पेस्ट्री बनती है। इट्स ऑलमोस्ट 100 पीसेस ऑफ शू पेस्ट्री बन्स, देन कैरमल एंड स्पंज शुगर। ये सारी चीज़ें शायद मैंने अपने करियर के 8 या 9 या 10 साल के बाद सीखी थी। इन लोगों को, हम लोगों ने क्रॉकम्बूश बनाना नहीं सिखाया था, इनको हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या दी थी कि शू पेस्ट्री क्या होती है, कैसे बनती है। अगले दिन एक रैंडम जगह पे उनको बोला कि अच्छा ये ऐसे स्पंज शुगर बनाते हैं, ऐसे कैरमल बनाते हैं, और 1 या 2 शू पेस्ट्री बनाई और थोड़ा सा कैरमल बनाया। अगले दिन टास्क क्या मिला? आपको बनाना है क्रॉकम्बूश। ओके। तो आप समझ रहे हैं कि आपसे 1 प्याज कटवाया और सडनली आपके सामने 100 किलो प्याज दे देगा, अब छीलो, राइट? तो इट रिक्वायर्स दैट ग्रिट टू कम आउट से नो, आई कैन डू इट। एंड दैट शोड मी कि हाँ, एक भारतीय महिला छोटी चीज नहीं है, तोड़ देती है पहाड़ को। एंड वही किया वहाँ के लोगों ने। मैक्सिमम पीपल, मैं महिला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पंकज जी became the first master chef, and because I could see that in her eyes that that grit she's got, मैं कर सकती हूँ। So ये चीज़ आपका जो सवाल था कि लोगों की क्या वीकनेस थी, या कि गलती थी या वो थी, गलती ये थी कि वो अपने इनहिबिशंस के पीछे छुप रहे थे। They were not acting with their strength, they were acting with their weakness। पर अगर आपको पता है कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को आगे लेके चलो, बढ़ाते जाओ, राइट? और मेरे एक मेंटोर जो जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत शेप किया है, हिज नेम इज एल्टन हर्टिस। एल्टन हर्टिस, वो आज कोलंबो में एक होटल के जीएम है। ही वाज अ शेफ बट नाउ इज अ जीएम। एंड मुझे जब अंग्रेज़ी नहीं आती थी ना, शंभू दयाल वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, तो ऑब्वियसली मेरे लाइफ के काफ़ी आगे तक मेरे को प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश नहीं आती थी। एंड ही हेल्प मी, ही सेड दैट अजय, व्हाई यू हाइडिंग योर वीकनेस? Bring your weakness in front of you so that you can see it every day। कितने mentors ऐसी बात करते हैं? सब लोग बोलते हैं नहीं, वीकनेस पे काम करेंगे, स्ट्रेंथ पे काम करो, राइट? पर उन्होंने क्या बोला, वीकनेस को आगे लेके आओ ना, लेट इट बी विजिबल टू यू कि हाँ मुझे पता है मेरी अंग्रेजी खराब है, मैं क्या करूँ इसके बारे में? बैठ जाऊँ? नहीं, आई विल वर्क ऑन इट। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड देन वो जैसे सामने लेके आया उस वीकनेस को, वो स्ट्रेंथ बनती गई। एंड द नेक्स्ट पड़ाव मैंने आपको जो बताया कि ना इंग्लिश बोलने वाला अब इंग्लैंड में काम कर रहा है और गोरों से बात कर रहा है, तो वो हरियाणवी में तो बात नहीं कर रहा होगा ना, अंग्रेजी में बात कर रहा था, अच्छी अंग्रेजी में। तो आपने इंग्लैंड में काम किया, इंडिया में भी काम किया, किस में ज़्यादा मज़ा आया? दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर पड़ाव को पार करते हैं। और इंडिया में मैंने जो पड़ाव पार किए, इंग्लैंड में जो पड़ाव पार किए, उनका समेशन मैं आज हूँ।
तो दोनों टाइम को बहुत एंजॉय किया मैंने, और दोनों टाइम में बहुत चैलेंजेस भी थे। बट आजकल हम देख रहे हैं ना कि हर बंदे ने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। जो शेफ़ नहीं भी है वो भी अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठा है। और कितना इम्पोर्टेंट है हाइजीन इशू, कैसे मेंटेन करते हैं एक शेफ़ हाइजीन किचन में, क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है, नाइफ्स होते हैं, गरम गरम तेल होता है, गैस होती है, उसके साथ आपको हाइजीन भी देखना है। राइट। सो अगेन आपने ना 2 पॉइंट को टच किया कि बहुत से लोग आजकल रेस्टोरेंट खोल देते हैं। हाँ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ जो रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, बट मैं उनको एनकरेज करना चाहूँगा कि अगर आप एक सेलफोन कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप 2 इन्वेस्टर, 4 साइंटिस्ट और 5 टेक्नीशियन मिला के एक सेलफोन कंपनी नहीं खोल सकते। आपको लर्न करना पड़ेगा वो कंपनी में होता क्या है, जाता क्या है। जैसे एक शेफ को सिर्फ खाना बनाना नहीं आता, उसकी ट्रेनिंग इज़ नॉट जस्ट कुकिंग फूड। हमारी ट्रेनिंग में IHM से लेकर जो हमारा कॉलेज था, वहाँ पे फूड साइंस, फूड सेफ्टी का प्रॉपर एक कोर्स है जो हमें साथ में करना है। एज सुन एज वी पास आउट, हम किसी भी होटल में जाते हैं, हमें एक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और जब तक हम फूड सेफ्टी ट्रेनिंग पास नहीं करते हैं तब तक हमें हमारी सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है। हमारी सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है तो वो होटल को सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है। अगर होटल को सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी तो होटल हमारे को देखेगा कि मैं तुझे क्यों रखूँ, आउट, आई विल गेट समबडी एल्स। जिसका मतलब है कि इट्स मैंडेटरी टू लर्न फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, क्योंकि फूड मेकिंग एंड फूड सेफ्टी इज नॉट 2 डिफरेंट थिंग्स, दे आर थिंग्स विच आर लाइक दिस। हमें दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली ही करना पड़ेगा, नहीं तो देयर इज नो रिकॉर्ड टू इट। अब अगर हम देखते हैं स्ट्रीट फूड वेंडर को, हाँ, और हम देखते हैं एक होटल शेफ को, हाँ, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Exactly. राइट। एक बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है, हाँ, लेकिन एक बहुत सेफ खाना दे रहा है। इसका टेस्ट शायद वहाँ तक ना हो, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी हाइजीन बहुत ख़राब है। अब इसकी हाइजीन बहुत ख़राब इसलिए है क्योंकि हमारे देश को अगर देखा जाए एज अ सैम्पल, राइट, मैं देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश को बहुत कुछ सीखने को है अगर हम सीखना चाहें तो, अगर हमारे दिमाग ओपन करें तो। क्योंकि आदमी बढ़ता तभी है जब मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे सीखो, तभी हम दोनों की ग्रोथ होगी। अगर सिर्फ मैं आपसे सीख रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि इससे क्या सीखने की जरूरत है, मैं लिख के दे रहा हूँ आज, ये बाल जितने भी सफ़ेद हुए किसी न किसी 5 स्टार होटल में सफ़ेद हुए, ये डायलॉग मैं सबको बोलता हूँ। आप ग्रो नहीं करेंगे, मैं ग्रो कर जाऊँगा। राइट, डू यू बिलीव मी? ऑफ कोर्स। आपका कुछ कहना है इस बारे में? आपके बाल सफ़ेद हुए नहीं अभी तक। नहीं, वो छुपा रखे, बट No, I totally believe. Right? Accepting your mistakes is the biggest. इज द बिगेस्ट थिंग। अपनी वीकनेस को सामने लेके आते हैं ना, उससे हम वीक थोड़ी बन जाएंगे। उससे हमें समझ में आएगा कि अच्छा यार, मेरी 4 स्ट्रेंथ तो है, वो तो मुझे पता है, मेरी 4 वीकनेस भी है, इनको कौन देखेगा। तो अगर एज अ कंट्री में देखूं तो मैं और आप उस शर्मा जी के चाट कॉर्नर पे, मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, शर्मा जी कोई होंगे, गोलगप्पे खाने जाते हैं, और वो बंदा कुछ भी कर रहा है, हम ओके हैं उससे, राइट, हम खा लेते हैं चाट के। हाँ। भाई चाट ही तो है। मैं अपना एग्जांपल शेयर करती हूँ इधर। एक हमारे घर के पास एक समोसे वाला है, चाउमीन समोसा बनाता है, कॉर्न समोसा, चीज़ समोसा, और लाइन लगी रहती है, एक ठेला है उसका, पूरी लाइन लगी रहती है, आधे घंटे तक आपको समोसा नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, इतना क्या फेमस हो रहा है वो। मैं गई, उसने ऊपर सैलेड रखा हुआ था, एंड आई लिटरली सॉ सैलेड के ऊपर कॉकरोच चल रहे हैं, एंड आई कुड नॉट ईट दैट समोसा। और लोगों को वो दिख नहीं रहा है या सब पता नहीं क्यों फेमस है। उसका सिंपल आंसर यही है, इंस्टाग्राम पे रील आई और सबने बस खाना शुरू कर दिया। हाँ, सो उसका सिंपल रीज़न यही है कि हम लोग मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ पीछे है। ये हमारे नंबर्स में भी दिखता है, राइट। आज की डेट में मुझे अब जाकर रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, मुझे शुगर कम करनी है, मुझे फैटी थिंग्स कम करनी है, मुझे तला हुआ कम खाना है। पर जब मैं बढ़ रहा था तो शायद मैंने भी ये गलतियाँ की हैं। मैंने भी कहीं का भी समोसा खाया है, कहीं के भी छोले कुलचे खाए हैं, बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास हैं। अब आप इस माध्यम से मैं बोलूँगा कि लोग बोलेंगे कि अच्छा बेटा 900 बिल्ली खा के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब वो जो मुहावरा है वो सच होता है मेरे पे। हाँ, सही चला भाई, चलना ज़रूरी है, आज नहीं तो कल आपको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बोल देगा कि भाई ज़्यादा देर इस जगह पे चलोगे तो ज़्यादा देर चल नहीं पाओगे, है ना। तो पॉइंट ये है कि मीडियोक्रिटी, हम वी आर ओके विद मीडियोक्रिटी। अब एक छोटा सा कंट्री है थाईलैंड, मैं वहाँ पे थाईलैंड को बदनाम कर रखा है लोगों ने।
थाईलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल, गॉड हैज क्रिएटेड थाईलैंड सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, जिसके नेचुरल ब्यूटी को आप देखने जाओगे तो इट्स सो मच टू अडोर। वहाँ पे एक छोटे से छोटा स्ट्रीट वेंडर आपको वाटरमेलन काट के दे रहा है, उसके कार्ट के ऊपर एक बॉक्स है जो ग्लास है, उसके अंदर बर्फ़ रखी हुई है, उसके ऊपर वाटरमेलन रखा हुआ है। वो वाटरमेलन छूने से पहले ग्लव्स पहनेगा और फिर वो निकालेगा और काटेगा अच्छे क्लीन चॉपिंग बोर्ड पे। कोई मक्खी मच्छर नहीं है, मक्खी मच्छर वहाँ पे है बट उसके काउंटर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से उसको क्लीन रखा हुआ है और वो बार बार उसको पानी से क्लीन कर रहा है। मक्खी कब आती है? घर में मक्खी कब आती है? जब चाय की 2 बूंद गिर जाए यहाँ पे और छोड़ दिया उसको, वहाँ मक्खी बैठेगी, इस पे नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि गंदगी पे बैठती है, राइट? सो अवेयर होना पड़ेगा कि पहली बात तो गंदगी पे क्यों बैठ रही है, दूसरी चीज वो क्या करेगी, वो क्या कर सकती है। अरे क्या होगा, कॉलरा हो जाएगा ना बेशक से, 10 लग जाएंगे, खा लेते हैं यार, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। ये हमारी फितरत बन चुकी है। अगर आज की डेट में अगर आप गोलगप्पे वाले को देखते हो जिसने ग्लव्स पहने, वो क्यों हुआ है? सोशल मीडिया ने अच्छा काम भी किया है ना, मोदी जी ने अच्छा काम भी किया। एक अंदर से जागृति जगाई है कि भैया साफ रहना जरूरी है, राइट? तो वो चीज अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ी उपाधि वाली बात नहीं भाई, ये बेसिक है, ये जरूरी है। बट 5 स्टार होटल में वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव 1 केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, बिकॉज एनी फॉरेन चेन अगर कोई सू करना चाहे तो वो $8 मिलियन तक सू कर सकता है। ओके, हाइजीन पे। हाइजीन अगर वो प्रूव हो गया और कोई अगर कोर्ट ऑफ लॉ में अड़ गया कि यहाँ का खाना खा के और उसको मेडिकली प्रूव कर दिया उसने कि मैंने ये खाया ये खाया ये खाया, उसके बाद मुझे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, एंड इट गेट्स प्रूवन, बिकॉज उसके बाद सैम्पलिंग, फूड सैम्पलिंग रखी जाती है। हर दिन जो खाना बनता है उसकी फूड सैम्पलिंग रखी जाती है 6 महीने तक। जैसे आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखते हो ना, हम 6 महीने में डीप फ्रीजर में अपनी सैम्पलिंग रखते हैं। हमें हर महीने फूड सैम्पलिंग रिकॉर्डिंग करवानी पड़ती है। इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एनी 5 स्टार होटल। सो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप इस प्रेशर के साथ चल रहे हो कि आई कैनॉट अफोर्ड टू हैव एन $8 मिलियन सू बाय समबडी। इट्स अ बिग अमाउंट फॉर एनी कंपनी। सो हम लोगों को रिवर्स ट्रेनिंग दी जाती है दैट वी विल कीप आवर थिंग्स क्लीन। हमारी हाइजीन रेटिंग्स होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, और ऑडिट्स में अगर कोई भी होटल, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वाज वर्किंग इन वेस्ट इन मुंबई गार्डन सिटी, मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया था तो वहाँ का हाइजीन स्कोर था 62%। ओके, अगर हाइजीन स्कोर 85% से ऊपर नहीं आता है, 1 बार 2 बार, तीसरी बार वेस्टिन अपना नाम हटा लेगा 5 स्टार में से। सो वेस्टिन वाज अ स्टारवुड ब्रांड, नाउ इट इज अ मैरियट ब्रांड। ओके, तो मैरियट अपना नाम हटा लेगा, वो रह जाएगा फिर सिंगुलर ओनर का होटल, उस पर ब्रांड का नाम नहीं रहेगा, राइट? सो इट इज दैट स्ट्रिक्ट कि अगर मैंने पहला ऑडिट पास नहीं किया, मेरे को 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा टू फिक्स माई प्रॉब्लम्स। 3 महीने बाद वापस से री ऑडिट होगा। अगर मैंने वो फेल कर दिया तो 1 महीने बाद एक और ऑडिट होगा, एंड ऑल दीज ऑडिट्स आर अनअनाउंस्ड। हांगकांग से कोई फ्लाई करके आ गया है, वो आपके रेस्टोरेंट में बैठ रहा है, खाना खा रहा है, 3 दिन आपके होटल में रहा है, एंड ही इज वॉच्ड एवरीथिंग हाउ यू हैव डन इट। अच्छा, हमें नहीं पता, रैंडमली, रैंडम, अच्छा, मिस्ट्री ऑडिटर्स। ओके, हमें नहीं पता चलता था कि वो बंदा ऑडिटर आ चुका है। अब उसने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है सब कुछ, तो हम लोग ऐसे ऑडिट पे उस दिन कुछ भी ऐसा पुटअप नहीं कर सकते कि हम ये हैं। जो हम हैं उसने ऑलरेडी देख लिया है। चौथे दिन जब वो अनाउंस करेगा आई एम दी ऑडिटर, तब उसको बैक एरियाज देखने, क्योंकि अभी तक तो फ्रंट एरिया दिख रहा था ना, फ्रंट में क्या हो रहा है वो दिख जाएगा, बैक विल बी ऑब्वियसली जस्ट अ रिवर्स मिरर इमेज ऑफ दैट। तो वो चीज़ फिर बैक में चेक करते थे। एंड द फर्स्ट ईयर व्हेन आई जॉइंड वेस्टर्न मुंबई एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ, our audit score was 98%. वाओ, The second year was 98.9 and third year was 97. जो कि बड़ा खड़ूस ऑडिटर आया था। वो अड़ गया था एक पॉइंट पे, हम भी अड़ गए थे। तो वो जो अड़ जाते हैं ना, फिर वो थोड़ा नंबर लूज हो जाते हैं वहाँ पर। तो हाइजीन इन अ होटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बट हाइजीन हर जगह इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें खुद को इस बात को समझना है, जानना है, बिलीव करना है कि क्या मैं अपने घर में गंदगी रखता हूँ। नहीं ना, सब लोग गंदगी को घर से बाहर फेंकते हैं। अरे बाहर भी तो गंदा हो रहा है, उसको कौन साफ करेगा? सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम वेयर एवर आई गो, एंड रिसेंटली आई वेंट टू जापान।
आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दैट कंट्री। वहाँ पे हर एक जन एक बैग लेकर घूमता है, हाँ। जैसे नॉर्मल हमारे लैपटॉप बैग होते हैं ना, हाँ। पर उसके लैपटॉप बैग की एक जो साइड होती है ना, उसमें 2 पैकेट होते हैं ओके, हर एक बंदे के बैग में, वेस्ट रखने के लिए। एक ड्राई और एक वेट। वाह। और उस कंट्री में, हमारे कंट्री में भी मैं बोलता था कि यार हम डस्टबिन में डालें, कहाँ पे डस्टबिन तो है ही नहीं, हाँ। पर वहाँ पे भी नहीं है। अच्छा। तो वो अपने घरों में जाके डस्टबिन डालते हैं और वो वेस्ट कलेक्ट होता है और वो वेस्ट रीजनरेट होता है। डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। सो देखिए, दोनों हाथों का पहलू है। हमारी गवर्नमेंट में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। जब दोनों फ्लॉज ठीक होंगे तो हमारा देश अच्छा हो जाएगा। मैंने ये सुना है, आई गेस मिथ है या सच है, आई डोंट नो, हर एक मेन्यू में ना एक शेफ स्पेशल डिश लिखी होती है और सब लोग बोलते हैं कि शेफ स्पेशल वो होता है जो उनका वेस्ट मतलब लेफ्ट ओवर रह जाता है, उसको एक इकट्ठा करते हैं वो और एक डिश बना देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड शेफ स्पेशल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, किसने बताया आपको ये बात? दुनिया सरासर झूठ है ये। दिस इज नथिंग लाइक दैट। ओके, इसके दोनों पहलू मैं आज आपको समझाता हूँ। सिंस वी आर हैविंग एन ओपन चैट और ये एक पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को पता चलना चाहिए कि अंदर होता क्या है। हाँ। पहली बात, बहुत सालों तक ये शेफ सिग्नेचर आइटम वाला जो चीज़ चल रहा था, मुझे बड़ी दिक्कत है इससे। मुझे बड़ी दिक्कत इसलिए है क्योंकि अगर मैं एज अ शेफ पर्सनली कोई मेन्यू बना रहा हूँ तो मैं 100% उस मेन्यू में डालूंगा, और जब 100% उस मेन्यू में डाल रहा हूँ तो मैं डिस्टिंग्विश कैसे कर सकता हूँ कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। हाँ। तो हर एक डिश मेरे सिग्नेचर वाली है। तो आजकल अगर आप देखेंगे, पहले 100 आइटम्स का मेन्यू होता था, अब 15-20 आइटम का मेन्यू होता है। ऑप्शंस कम होते हैं। सो क्यों होता है? क्योंकि शेफ इज पुटिंग all what he has in that menu and saying every dish is a signature dish. This is my menu. So menu curated by Chef Ajay Chopra जहाँ भी लिखा जाता है ना, तो उसमें मैं मेक श्योर करता हूँ कि हर एक, जैसे यहाँ पर भी हम बैठे हैं, मेन्यू क्यूरेटेड बाय शेफ अजय चोपड़ा है, तो आई हैव बीन हियर व्हेन दिस किचन वाज बीइंग बिल्ट। मैं उस किचन में खड़े होके लड़कों के साथ खाना बनाया है, क्वालिटी चेक किया है, उनको प्रोसेस स्टैंडर्ड सेट किए, तब मैं इनको मेन्यू में लिखने दे रहा हूँ कि मेन्यू क्यूरेटेड बाय शेफ अजय चोपड़ा। ऐसे नहीं जाएगा। सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। दी अदर एस्पेक्ट जो आपने बोला, वो सिग्नेचर डिश नहीं होती है, वो स्पेशल आइटम होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक शेल्फ लाइफ होती है, राइट? अब मैंने सपोज कीजिए प्रॉन्स खरीदे हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ प्रॉन्स। प्रॉन्स को जिस टाइम पे सी से निकाला, वहाँ से उसको ट्रॉलर में डाला आइस में, राइट? अगर आप जापान में, थाईलैंड में या गोवा में ये चीज़ खाते हैं तो क्यों आपको एक अलग सा जिंग फ्लेवर आता है, फ्रेशनेस आती है? क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट टाइम वाज ओनली 6 आवर्स, राइट? 6 आवर्स तक प्रॉन इन आइस इज स्टिल ब्यूटीफुल। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च के बाद अब प्रॉन्स को ऑन द ट्रॉलर फ्रीज कर दिया जाता है, राइट? सो दैट द फ्लेवर बिकम्स इंटैक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रोजन प्रॉन जैसी थॉ होता है, वो फ्रेशनेस चली जाती है। तो इसका मतलब प्रॉन की जर्नी हुई यहाँ तक 6 घंटे। अब 6 घंटे अगर मैं इसी चिल्ड फॉर्म में मुंबई तक लेके आ रहा हूँ, तो बाई रोड another 10 hours, 12 hours, yes. right? So another 18 hours are gone. Then it has come to my fridge. Now the prawn is not gone bad. Prawn is not gone bad. Prawn कब bad होगा? जब उसकी कोल्ड चेन साइकिल टूटेगी। जब वो 5 डिग्री से कम होगा, तभी उसमें बैक्टीरियल काम शुरू हो जाएगा। अभी तक प्रॉन सेफ है, सेफ टू कंज्यूम। सो ये सेफ टू कंज्यूम प्रॉन जो है 18 घंटे बाद या 20 घंटे बाद मेरे डोर स्टेप पे आता है। मैं उसको यूज़ करने के लिए रेडी हूँ। अगेन कोल्ड चेन ब्रेक नहीं हुई है, 4 डिग्री पे आया है, रिसीव हुआ है, 4 डिग्री पे वापस चला गया, राइट? तो इस 4 डिग्री के बाद मेरे पास और 48 घंटे हैं जब तक प्रॉन अनयूजेबल हो जाएगा। तो टोटल जर्नी टाइम इज अबाउट 3 days. सो राइट फ्रॉम द टाइम द प्रॉन वाज लिविंग, अगर कोल्ड चेन ब्रेक नहीं हुई है तो 3 दिन का टाइम है मेरे पास। अब अगर दूसरे दिन के बाद मेरे पास 1 किलो प्रॉन बचा हुआ है, तो एज अ बिजनेसमैन व्हाट डू आई डू? I'll sell it एज व्हाट? as a raw prawn. आप होटल में आ रहे हैं, मैं आपको रॉ प्रॉन थोड़ी खिलाऊंगा। अच्छा, होटल में? हाँ, तो होटल में अगर मेरे पास मेन्यू में 40 डिशेज हैं, हाँ. तो मैं अपने वेटर्स को बोलूंगा, बेटे 40 डिश तो ठीक है, बट आई वांट यू टू सेल दिस प्रॉन टुडे बिकॉज कल ये शेफ स्पेशल में डाल देते हो आप। ओके। तो शेफ स्पेशल हो जाता है क्योंकि वो प्रॉन खराब नहीं है, आज बहुत बढ़िया है, कल मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए वेस्ट है, राइट? तो उसको डस्टबिन नहीं डालो,
आप समझ रहे Okay. डिफरेंस इन थॉट, क्योंकि ये चीज बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन लिया जा सकता है। अरे यार तुम हमें 2 दिन पुराना प्रॉन खिला रहे हो, अरे तुम्हें पता नहीं है तुम 6-6 दिन पुराना प्रॉन खाते हो, उस पर कोई लिखा नहीं होता। मैं तो कम से कम तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं 2 दिन पुराना प्रॉन खिला रहा हूँ। बाहर जो मार्केट में मिलता है, आप किसी मछुआरे से पूछो, उसको सिर्फ आइस में रख दिया जाता है। 6 दिन 7 दिन 8 दिन। आपको फिश मार्केट में बदबू क्यों आती है? आपको समुद्र में तैरते हुए बदबू आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज जिंदा है ना वो बदबू नहीं मारती, राइट, जो चीज मर गई है वो बदबू मारती है। और स्टेल हो गई है, राइट। मरने के बाद जो सड़ती है वो बदबू मारती है। इसलिए फिश मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको सड़ी हुई चीज मिलती है। लोगों को पता ही नहीं है फिश कैसे चूज करना है। अब हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे कि फिश कैसे बाय करना है, प्रॉन कैसे बाय करना है, इसलिए बनाते हैं कैसे फिश का सिलेक्शन करते हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर आप पॉम्फ्रेट की बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे कॉमन फिश है, तो पॉम्फ्रेट का जो फ्लैश है, सबसे पहला टेस्ट जो है, आप उस पर उंगली मारिए। तो उसका फ्लैश जो है वो अगर अंदर दबा रह गया तो उसका मतलब पुरानी है। अगर वो स्प्रिंग बैक करता है और वापस एक शाइनी सरफेस आ जाती है, इसका मतलब फ्रेश है। नंबर 1 टेस्ट। नंबर 2 टेस्ट, उसकी आंखें देखेंगे। आंखों में ग्लॉस अगर आ रहा है, आपको ग्लीमी दिख रही है, तो वो फ्रेश है। अगर वो फेडेड पेल या विदाउट ग्लॉस दिख रही है तो वो पुरानी। तीसरा टेस्ट, उसकी जो गर्दन गिल्स दिखते हैं, वो गिल्स पिंक और रेड होनी चाहिए। अगर ब्राउन या डार्क ब्लैक हो गई है, या डार्क ब्राउन या ब्लैकिश हो गई है, तो वो पुरानी हो चुकी है। सो ये 3 टेस्ट आपको बता देते हैं। और चौथा टेस्ट है जो जनरली लोग फिश वाले जो है उठा के करने देते नहीं है। आप फिश को उठा के ना 2 उंगलियों से ऐसे देखिए, अगर फिश ऐसी रही तो फ्रेश है, अगर ऐसी हो गई तो स्टे, यानी कि लिम्प हो जाती है फिश, आपको उठाते ही पता चल जाएगा। सो ये 3-4 टेस्ट हैं जो कोई भी आप कर सकते हैं फिश प्रॉन खरीदते हुए। प्रॉन्स के लिए जो शेल है वो कड़क होना चाहिए। अच्छा। और उसकी जो हेड और बॉडी की लाइनिंग जो होती है वो अगर वाइट है तो फ्रेश है, अगर काली हो रही है, डार्क हो रही है, तो पुराना है। प्रॉन्स में भी कुछ आइस का चेक होता है? नहीं, प्रॉन्स में आइस का चेक नहीं है, क्योंकि क्रस्टेशियन है, इसलिए फ्लैश का चेक होता है। जो उसका क्रस्ट है वो क्रिस्प होना चाहिए। वो जैसे जैसे टाइम निकल जाता है वो क्रस्ट जो है वो लिम्प होता जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। बहुत सही चीज़ सीखी है मैंने आज। मतलब एक्चुअल में जब भी मैं मुंबई में फ़िश मार्केट जाती थी ना, तो वो मुझे ऐसे गिल्स उठा के दिखा देता, देखो मैडम फ्रेश है। मुझे पता नहीं होता गिल्स उठा के, मुझे क्या पता कि क्या फ्रेश है क्या नहीं है। राइट। तो आई थिंक वो पिंक और रेड कलर ही दिखाते होंगे। राइट, इसकी वजह से हम टेस्ट करते हैं। राइट। तो जैसे बात करें स्ट्रीट फूड की, पर्सनली मैं अगर टपरी की चाय पीती हूँ और मैं जब 5 स्टार होटल की चाय पीती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ टपरी की ही पीना, क्योंकि मैं भी वही प्रेफर करता हूँ। उसका टेस्ट एक अलग ही होता है। अब आई डोंट नो वो हाइजीन की वजह से होता है या किस वजह से होता है, बट उसमें एक जो फ्लेवर होता है ना, कि ऐसे पी के मैं चाय पी है। राइट। और वैसे ही अगर 5 स्टार होटल में जाओ, मैं चाय पी के सोचती हूँ कि यार मैंने क्यों ऑर्डर करी, 500 रुपये की चाय मंगाई है, बाहर 5 रुपये की चाय इससे 100 गुना ज़्यादा बेटर। Right. ऐसा क्यों हो रहा है मतलब दुनिया? देखिए, इसका सिंपल लॉजिक पता क्या है? जो 5 स्टार होटल में आपको चाय बन रही है, हाँ, और जो चाय बना रहा है, हाँ, वो चाय बनाने नहीं आया, अच्छा, वो करियर बनाने आया है। चाय बनाने तो वो टपरी वाला ही आया है, क्योंकि उसको और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। उसको नहीं यहाँ पे दिमाग में चल रहा है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर कब बनूंगा, फिर मैनेजर कब बनूंगा, फिर फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर कब बनूंगा, फिर जनरल मैनेजर कब बनूंगा। कुछ नहीं है उसके दिमाग में। उसके दिमाग में भाई मेरे को आज चाय बेचनी है, और मेरे पास चाय खरीदने तभी लोग आएंगे जब मैं बाजू वाली चाय वाले से अच्छी चाय बनाऊंगा। तो हर एक बंदा अच्छी चाय बनाने के लिए लग जाता है। तो इमोशंस इफेक्ट करते हैं कि आपके फूड में किस इमोशन से आप बना रहे हो? हमारे एक बहुत सीनियर बॉस हुआ करते थे, जो कि आज मैरियट को लीड करते हैं, बार्ट बाउरिंग। उन्होंने एक दिन सब शेफ्स को, पूरे एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंट के शेफ्स को एक मेल भेजी। ग्रेट रेस्टोरेंट्स, सॉरी, फुल रेस्टोरेंट्स सर्व ग्रेट फूड, ... food for thought. If your restaurant is not busy, check your food. That led me thinking that मुझे लगता है कि मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ और मैं 5 रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और बहुत बड़ा उपाधि है मेरे पास, और क्या मेरा खाना अच्छा है? हाँ. क्या मेरा सारा खाना अच्छा है? The answer is no. The answer that time was no. So that inspired me to go deep, dig down deep, कि मेरे खाने के लिए लोग क्यों आएंगे। क्योंकि जब यही सेम आदमी जो आज कॉन्टिनेंट लीडर है, एक टाइम पे मेरा डायरेक्टर फूड बेवरेज था,
जुहू बॉम्बे में, एंड वो जब बुफे चेक करता था हाँ। तो मेरे को आके बुफे 3 मिनट के अंदर पूरा बुफे चेक करके बोलेगा शिट, बैड, रिमूव, चेंज। मतलब यार इतनी मेहनत से खाना बनाया है, बोल रहा है शिट, चेंज, देख के या टेस्ट देख के, अच्छा। देख के। एंड लास्ट में हिज वन सेंटेंस वुड बी, शेफ, why do you think I'll start my car from Bandra and drive to eat this shit around here in Juhu? And that really got me thinking कि जो खाना अच्छा देखने में दिख रहा है हाँ। वो एक्चुअली उसमें दिल नहीं लगा, तो सिर्फ दिमाग लगा है कि ठीक है बना दो कुछ भी। बहुत सारे टाइम बहुत सारे शेफ्स होटल्स में खासकर अपने काम को एक टिक बॉक्स करते हैं कि मेरा काम हो गया, मैंने आज की नौकरी कर ली। इसलिए मेरी रेजीम ये है कि मैं अपने शेफ्स को सिर्फ एक ही चीज़ पूछता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए वो लोग जो टिक बॉक्स करते हैं, मेरे को वो लोग चाहिए जो कहेंगे अपने बेड से उठने के बाद आज कुछ तूफानी करते हैं। क्योंकि जब तक वो पैशन इंडिविजुअल नहीं आएगा तब तक वो कॉरपोरेट नहीं बनेगा। क्योंकि हर एक बंदा जो खाना बना रहा है, he has to feel, believe that he wants to make a difference in his own life first and then the life of the organization. अगर उसकी लाइफ में चेंज आ रहा ना, ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ में अपने आप चेंज आ जाएगा। मैं अगर एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने जा रही हूँ, 600-700 रुपए की मिलती है। सेम बिरयानी मेरे को 5 स्टार होटल में 5000 की भी मिलती है। इतना मार्जिन होता है फूड इंडस्ट्री में कि कितना कमा रहे हैं मतलब 5 स्टार होटल वाले। देखिए मार्जिन ऑफ स्केल कहा जाता है इसे। नंबर 1 5 स्टार का जो प्राइसेस हैं वो 10 गुना इसलिए हैं क्योंकि यू आर नॉट जस्ट पेइंग फॉर द बिरयानी। इन दैट रेस्टोरेंट जहाँ पे आप बिरयानी खाने जा रहे हैं वहाँ पे फ्रिल्स नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड आपकी कार को चेक नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई वैले आपकी कार को खोल नहीं रहा है और आपको ग्रीट नहीं कर रहा है एक अच्छी यूनिफॉर्म में, वहाँ पे 4 फाउंटेन नहीं चल रहे हैं जो आपके पेड़ों से आपको एक स्वागत मिलता है, वहाँ पे वो नहीं हो रहा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डोर आपको खुल के कोई जनरल मैनेजर या कोई अच्छा मैनेजर जो टाई बूटेड सूटेड है और बोलेगा कम लेट मी टेक यू टू योर रेस्टोरेंट, वहाँ सब ये सब नहीं है, तो वहाँ कॉस्ट नहीं है। So we are paying for the ambience. We are paying for the experience. Now the experience can be कि I won't take names of any brands, but we all know कि आजकल जो ब्रांड एक टाइम पे सिर्फ बेल्ट और वॉलेट्स बनाते थे आज वो घड़ी भी बना रहे हैं। Is it possible? No. So what are they doing? They're white labeling, right? तो white labeled goods को अगर मैं पहन रहा हूँ, जैसे मैंने आज की घड़ी पहनी हुई है, it's a white labeled watch because ये designer is not a watch designer. He doesn't know anything about W of watches, but he's made it. So today, what sells is the experience. अगर आज मैं handmade Rolex खरीदूंगा, तो मुझे पता है मैं कितना पे करूंगा। भाई Rolex के डुप्लीकेट्स भी मिल रहे हैं, है ना? Rolex जैसी घड़ियां भी मिल रही हैं, जो बाकी ब्रांड्स ने उनका सेम कॉपी करके लगा लिया, पर Rolex नहीं है। So why should I pay 12 lakhs for a Rolex or maybe 1 crore for a Rolex, whilst I can get the same watch in 50,000 in another brand? You see where the difference is? तो आप पे कर रहे हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के कि आपके हाथ में रोलेक्स है, या फिर आप XYZ होटल में गए, आपने वो एक्सपीरियंस किया, आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की। बात रही चाय की, चाय एक डेफिनेट प्रॉब्लम है 5 स्टार होटल्स में, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला कि 5 स्टार होटल में वो बंदा चाय बनाने नहीं आता, वो बंदा करियर बनाने आता है, उसको डिप करनी है चाय, देनी है और देनी है, राइट? तो आप ये लगा के चलो कि अगर आपको टपरी की चाय पसंद है मेरे जैसे, तो अपन टपरी में जाके ही पियेंगे, वो चाय का एक्सपीरियंस अलग है। चायोस में पिए आपने? चायोस इज अनदर ब्यूटिफुल केस स्टडी जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ। मैंने एक चीज़ शुरू की थी जब मैं वेस्टिन का एग्जेक शेफ था, कि हर एक गेस्ट जो 3 दिन से ज़्यादा होटल में रह रहा है, मेरे लिए वो लॉन्ग स्टे है। और उस लॉन्ग स्टे गेस्ट को आप सुबह सुबह जाके मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आज आप डिनर में क्या खाएंगे। क्यों? आज आप घर से निकली हैं, आप आई डोंट नो इफ यू लिव विद योर मॉम डैड व्हाटएवर। आई लिव विद माय मॉम। मॉम ने पूछा रात को क्या खाओगे बेटा? रात को तो नहीं पूछा, सुबह पराठे खा के आई हूँ। बट पूछा नहीं निकलने से पहले कि बेटा रात को क्या खाओगे? वो हमेशा पूछती है, हमेशा पूछती है, राइट? मेरी मम्मी हमेशा पूछती है, निकलने से पहले पूछती हैं बेटा क्या खाओगे, हाँ, है ना? तो एक शेफ को उस इंसान से पूछना चाहिए जो घर से बाहर है, ही इज मिसिंग होम, व्हाई इज ही हियर फॉर लॉन्ग स्टे? ही इज हियर फॉर वर्क,
If he's here for work, he's already missing home. If he's missing home, he needs home food. He does not need restaurant food. After 3 days, everybody says, घर का खाना दे दो मेरे को, राइट? तो घर का खाना देंगे. अगर वो बंदा बोलता है अच्छा रात को मेरे को ना, जैसे मुझे मम्मी के हाथ का मूंग की दाल, फुल्का और बैंगन का भरता मेरे को ना कभी भी खिला दो, मैं हमेशा पानी आ गया मेरे मुंह में, मेरे मुंह में पानी आ गया, मैं कभी भी खा सकता हूँ, राइट? तो अगर मेरे से, मैं लॉन्ग स्टे अगर रह रहा हूँ कहीं पे और मुझसे आके शेफ़ पूछे कि शेफ़ आप क्या खाना पसंद करेंगे रात में, तो मैं तो ये बोलूँगा. आप बोलेंगे सर सॉरी बैंगन का भरता ना मेरे मेन्यू में नहीं है, मूंग की दाल हम बनाते नहीं है. तो मेरा उसको सवाल पता क्या होगा, क्या तेरे पास बैंगन नहीं है, हाँ, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, या बैंगन का भरता बनाना नहीं आता? भाई इसी रीज़न से नहीं बना सकता ना बैंगन का भरता. अगर ये सारे रीज़न नहीं है तो प्लीज़ मेक मी बैंगन का भरता. गैस है, रोस्ट कर लो. एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहते लोग. सो एनीथिंग यू डू, इफ यू पुट इन योर बेस्ट एंड अ लिटिल मोर, इट विल ऑलवेज शाइन. सो जब हमने ये काम शुरू किया, इट बिकेम अ बेस्ट प्रैक्टिस इन साउथ ईस्ट एशिया. 140 होटल के जीएम्स ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि So when you were working for Marriott and Westin and other big restaurants, big hotels, तो कभी ऐसा हुआ है कि मेन्यू से अलग हटके कोई आपके पास आया हो कि मुझे आज ये खाने का मन है? और मैं वही तो आपको बता रहा हूँ. अच्छा. मैं एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ, मेरे अंडर 130 लोग काम करते थे, जहाँ पे 8 शेफ की क्यूजीन्स थे जो रेस्टोरेंट के शेफ्स थे, क्योंकि 8 रेस्टोरेंट के शेफ्स थे, वो मुझे रिपोर्ट करते थे. एंड माई टास्क टू देम वॉज कि अगर तुम जाके नहीं पूछोगे तो मैं पूछ लूँगा, और मुझे पूछना पड़ गया तो फिर मैं तुम्हारी जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई आई वाज अ टफ बॉस. बट द होल आइडिया वॉज कि we need to give that personal experience to that person. If I see a Polish person, so I know Polish food, that's why I'm a chef in a 5-star hotel, so I'll ask him, would you like some pierogi tonight, right? And he's like, pierogi? You know, it's like, तुम्हें pierogi बनाना आता है? हाँ, मेरे को चाहिए, आज रात को चाहिए. It's like comfort food for them. It's like dal chawal for us, it's pierogi for them, right? Or you get to a German guy and say, would you like some schnitzel tonight? Of course, right? तो you have to connect with people from where they are. तो एक इंडियन बंदे को जाके पूछोगे सर रात को क्या खाओगे, यार कुछ बढ़िया से ना चिकन करी बना दे, अच्छी होम स्टाइल वाली, ये सब फैंसी टमाटर मखनी वखनी चाहिए, क्या हो जाएगा? The moment you say हो जाएगा, what you've done is you've really taken that assurity and given it to a heart which says, you build that trust. And you know what? He will go back to his company and say, you know what, don't book any other hotel for me. I only want to live in Westin. And that's what happened. I gained so many more long stay guests, and long stay guests means lot of business, right? Because they're going to stay for a long time. So we will always make things out of the menu, because menu तो हमने एक बार बना दिया, वो हमारा comfort zone हो गया. अब रोज हमें कुछ करना है. I'll tell you my experience. चेरापूंजी गई थी मैं. मैंने एक होटल बुक करा, जीवा होटल. मेरे को वो पूरा होटल में उसका जो किचन था, इट वॉज सच एन अमेजिंग फूड. मतलब मैं आज तक, मेरे को 3-4 साल हो गए वहाँ पे गए हुए, आज तक अगर कोई बंदा बोल रहा है ना कि तुम मेरे को चेरापूंजी जाना है, आई रिकमेंड दैट होटल, क्योंकि उसका खाना बहुत अच्छा था. मुझे ऐसा लगता है कि होटल लोग बुक ही इसलिए करते हैं कि यार उस होटल का खाना अच्छा, चलो मैं इस होटल में स्टे करता हूँ. तो शेफ्स प्ले अ मेजर रोल. एंड आई विल टेल यू समथिंग. होटल्स आर स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स. या तो उसमें मैरिट लिखा है, ताज लिखा है, वेलकम ग्रुप लिखा है, ओबरॉय लिखा है, जो भी लिखा है, बट उसे चला कौन रहा है? किचन चला रही है. पीपल. सो हम लोग होटल्स में, खासकर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में 4 P's के बारे में बात करते हैं, राइट? द फर्स्ट वन is the place, right? Your place has to be gleaming, good, great, right? The second one is people. Your people is the most key important people. क्योंकि अगर आज मैं ऐसे एटीट्यूड से आ रहा हूँ कि you know I'm the best, I don't need anyone, मेरे को गिरते हुए टाइम नहीं लगेगा. मैं आज यहाँ पे हूँ, कल यहाँ पे आऊँगा. The third, only when your place and your people are great, you'll have a great product. Because without great people and in a great place, अब people अच्छे हैं, लेकिन ओनर ऐसा है कि वो अपने रेस्टोरेंट में ना कन्नी काट रहा है. कन्नी काट रहा है, याद है? कन्नी काट रहा है, हाँ, ऑफ कोर्स काट रहा है उसकी. हाँ, कन्नी काट रहा है मतलब एक स्लैंग है कि टेकिंग शॉर्टकट्स, राइट? सो शॉर्टकट्स मतलब मैं ये नहीं खरीदूंगा, वो नहीं खरीदूंगा. सो प्लेस अच्छी नहीं है ना, पीपल अच्छे हैं, तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा.
So if you ask me to make a beautiful menu without certain equipment, so I'm sorry, I can't make it. Right? I need a decent space, I need a decent kitchen, I need this equipment, then only I can bring something about. So the third thing becomes your product, and your product will be great only if your place and people are good. Good, I'm not talking about great. Good people, good place can make a great product. And then the fourth P is profit. A lot of business owners start with that first P being profit. मुझे profit कितना होगा? You're in the wrong place, wrong business. So आप मेरे से एक सवाल पूछना चाह रही थी, what is the biggest scam in restaurant industry? Yes, I want to ask it. This is the biggest scam in the restaurant industry, where people don't understand what are they getting in for. Biggest scam to become a chef, मुझे celebrity chef बनना है. Wrong. Chef बन जाओ पहले, celebrate होने शुरू हो जाओगे अपने आप, अगर खाना अच्छा है तो. अगर रेस्टोरेंटर बनना है तो don't look at the profit. Look at why you want to get into this restaurant. If you really feel like feeding people with your heart and making a bang, not today, but in some time, you're in the right place. But if you want to just make money, go to share market, go to, Bitcoins, go anywhere else. Don't come here. This requires you, the whole of you, your heart, your mind, your body, and everything along with it. 5-star होटल के किचन में पॉलिटिक्स चलता है? बहुत. आपकी शक्ल से लग रहा है ओह क्या आधा टाइम तो हमें उन चीज़ों को सॉल्व करने में लगता था जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी. एंड वेरी ऑनेस्टली दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न आई क्विट होटल्स, बिकॉज मेरा आधा टाइम उन चीज़ों में बर्बाद हो रहा था जिनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है. आई एम फाइटिंग बैटल्स बट आई डोंट नीड टू फाइट दैट. Today, I use that 50% of time in creating menus. And you know what? Because of that, मैंने पिछले 15 साल में शायद 6 5-star होटल्स में काम किया होगा, लेकिन पिछले 8 सालों में 55 रेस्टोरेंट्स खोल लिए. Wow. So, अच्छा, this is my personal question. I don't know कितना लोग इसे देखना चाहेंगे, but I guess बहुत ज़्यादा लोग फाइनेंसेस में इंटरेस्टेड होते हैं. So if you are okay to answer this question. एक रेस्टोरेंट बिजनेस में कितना मार्जिन होता है, कितना प्रॉफिट होता है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं कहानी आपके इन्वेस्टमेंट से. राइट. अगर सपोज कीजिए आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर जहाँ पे हम ये बैठे हैं, ये एक अमेरिकन चेन का पार्ट है, तो ऑब्वियसली सम पार्ट गोज टू द कैपेक्स फ्रॉम फॉर देयर. लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल रेस्टोरेंट ओनर की बात करते हैं, इस टाइप का कैफ़े खोलना है जिसमें 80 से 90 सीट्स हैं, तो एक पार्ट आ जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आप क्या करना चाहते हैं. सो बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स को लगता है कि अच्छे टेबल, चेयर, वॉल्स, इंटीरियर बना के मेरा रेस्टोरेंट अच्छा बन जाएगा. वो किचन पे ध्यान भी नहीं देते. बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो सिर्फ फूड लेड हैं, जैसे कि सपोज कान्हा स्वीट्स इन अमृतसर फॉर एग्जाम्पल. वो एक दिन में, आई डोंट नो देयर फिगर्स, बट आई एम प्रिज्यूमिंग कि 8 से 10 लाख रुपए एक दिन में कमाते होंगे. अच्छा. राइट. वो क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स हुई है. एंड उनकी किचन जाके देख लो तो इट्स नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल किचन, बट इट्स अ गुड किचन. मैंने देखा है उनकी किचन. उनका रेस्टोरेंट देखो, बहुत वैसा ब्यूटीफुल शाना शौकत नहीं है, बट नाइस क्लीन प्लेस. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट रेस्टोरेंट डू यू वांट टू ओपन. राइट. अगर सपोज कीजिए आप एक माइंडसेट लेते हैं कि आपको ये रेस्टोरेंट ओपन करना है, 1 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट है. आपका 1 करोड़ में से जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी करीबन 60 से 65 लाख हो जाएगी. आपको 30 से 35 लाख रुपए बैंक में रखने पड़ेंगे अगले 6 महीने के लिए एज कंटिजेंसी. सो अगर आपका अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि 1 करोड़ में से अगर आप 65 लाख खर्चने वाले हैं, तो आपका इंटीरियर 20-22 लाख से ऊपर नहीं हो सकता. आपकी जो किचन है वो आपकी 10 से 11 लाख से ऊपर जा नहीं सकती. फिर आपकी यूनिफॉर्म्स आएंगी, कटलरी आएगी, क्रॉकरी आएगी, लाइटिंग्स आएंगी, फिक्सचर्स आएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी. उसके बाद आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा हो गया. अब अगर आपने 60-65 लाख में इसको रोक दिया, तब आपके पास 35 लाख रुपए हैं, जिसका मतलब ये है कि एवरी मंथ आपके अगर 3 से 4 लाख रुपए के सिर्फ खर्चे हैं. आपका 1 रुपए का बिजनेस नहीं हो रहा. आपकी सैलरीज, आपकी लाइट बिल, आपका गैस बिल, आपका ये सारी चीज़ें, आपके जो खर्चे हैं 3 से 4 लाख रुपए के, वो आपके पास हैं, सो दैट आपका बिजनेस 6 महीने तक बंद नहीं होगा. तो ये हम कंसिडर करके चलते हैं कि डे 1 से कोई भी बिजनेस स्काई रॉकेट नहीं करता. अब एक बार 6 महीने का वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ जहाँ पे आपने बिजनेस करना शुरू किया,
an ideal profit percentage required to run a good restaurant, EBITDA is about 23 to 28%, depending on how beautiful, big or small the place is. The smaller the place, the higher the EBITDA. क्यों? क्योंकि आपके फालतू के एक्सपेंसेस जो होंगे ना वो कम होंगे. अब जैसे ही आप बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको यहाँ पे जो नैपकिन्स हैं आपको 6 बार मिल जाएंगे, पर एक छोटी जगह जाते हैं आपको एक ही बार नैपकिन देगा, उसी को तोड़ मरोड़ के आप यूज कर रहे हो, बिकॉज एवरीथिंग इज कॉस्ट, राइट? सो आई हैव गॉट टू बी स्मार्ट इन डीलिंग कि मेरी सीटिंग कैसी है, मेरा नैपकिन कहाँ रखा गया है, मेरा कप कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, उसको वॉश कहाँ पे करूँगा, ब्रेकेज होगी नहीं होगी. तो देयर इज अ लॉट ऑफ मैट्रिक्स दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज वेयर वी कम इन एज रेस्टोरेंट कंसल्टेंट्स. क्योंकि होटल्स में हमने ज़िंदगी भर यही किया है. और मैं जब होटल से निकला तो मैंने देखा कि लोग रेस्टोरेंट तो खोलना चाहते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने की एजुकेशन नहीं है, उनको पता नहीं है, सोच नहीं है. तो मेरा पहला क्वेश्चन किसी भी ओनर से जब हम घुसते हैं, एंड जितने भी मेरे करंट रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, दे विल अग्री टू दिस, कि उनका पहला क्वेश्चन मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आप ये रेस्टोरेंट क्यों खोलना चाहते हैं. अगर आप रेस्टोरेंट पैसा बनाने के लिए खोलना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस. तो अगर वो कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, तो मेरा उनको आंसर होता है कि सर पहली बात मत घुसो इसमें, दूसरी बात हम नहीं आपके साथ काम कर पाएंगे. बिकॉज आप पैसा ना इस रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में आप एक बार में नहीं कमा सकते. एक होता है ROI और एक होता है ROE. ROI तो आपको पता होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ROE क्या है? एक्सपेंडिचर. क्या? रिटर्न ऑन ईगो. बहुत बड़ी चीज है कि अगर आपका रेस्टोरेंट सक्सेसफुल होता है तो एज ए रेस्टोरेंट ओनर आपके पास एक आई एम द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट होता है. तो मैंने लगाया 4 करोड़ रुपए. अब 4 करोड़ रुपए ये रेस्टोरेंट बन गया धक, लोग आ रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग इट, अमेजिंग फूड, अमेजिंग सर्विस, अमेजिंग एवरीथिंग. सो ओनर कहाँ बैठा है? ओनर गल्ले में नहीं बैठा, ओनर बैठा है दोस्तों के साथ. गाइस आई ओन दिस रेस्टोरेंट. सो हिज रिटर्न ऑन ईगो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप 4 करोड़ खर्च रहे हो तो आपका एक लाइफ में स्टैचर है कि आपने बाकी सब छोड़ के 4 करोड़ खर्चे हैं. अगर वो सिर्फ 4 करोड़ आपके पास हैं और आपके पास और कुछ नहीं है तो आप गले बैठे होगे, तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे होगे, राइट? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन भविष्य इज कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी होता है, बड़ा रिलेटिव सा क्वेश्चन है. कई जगह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 50% होती है, कई जगह 40, 30, 20, 10 कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट. अगर मैं काना स्वीट जैसी जगह खोल रहा हूँ, मेरी 50% प्रॉफिटेबिलिटी है, मेरे एक्सपेंसेस है ही नहीं. मेरा वो लाडला जो काम कर रहा है मेरे साथ, वो इतना सा था जब मैं उसको लाया था. उसके पिताजी मेरे साथ काम करते थे, अब पिताजी रिटायर हो गए, बच्चा बड़ा हो गया है, वो मेरे साथ काम कर रहा है. उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उसको. क्यों? उसका खाना पीना रहना मैंने सब टेक केयर कर रखा है. उसके घर में कोई बीमारी हो मैं उसको पैसे दे देता हूँ. तो ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द सैलरी, ही इज़ डिपेंडेंट ऑन मी एज एन ओनर. मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? तो इससे मुझे याद आया, अभी ना मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, हमारी एक BK शिवानी जी हैं, ब्रह्म कुमारी. उन्होंने बोला कि जब आप घर पे खाना खाते हो तो आपकी मम्मी इमोशन से बनाती है, उसमें प्यार होता है. बट अगर आप बाहर जाके खा रहे हो रेस्टोरेंट में या किसी स्ट्रीट फूड पे, तो उस ओनर के माइंड में चल रहा होता है कि मुझे इस खाने से पैसे कमाने हैं, राइट? तो इसीलिए वो खाना आपके लिए न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा जो एक्चुअल में आपको घर का खाना कर सकता है. हाउ ट्रू इज दैट? वेल, आई हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स ऑन दिस. सबसे पहली थॉट ये है कि जो उन्होंने एक बात बोली कि जब मम्मी खाना बनाती हैं तो वो प्यार डालती हैं, राइट? मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, किसी भी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे लोगों को या तो सिखाना है या पढ़ाना है, तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि यार एक बात बताओ, हम खाना बना रहे हैं, हमने नमक डाला चीज़ नमकीन हो गई, मिर्ची डाली चीज़ स्पाइसी हो गई, हल्दी डाली तो कलर चेंज हो गया, राइट? और टेस्ट आ गया. तो प्यार भी तो टेंजिबल होना चाहिए ना, क्योंकि प्यार डालते ही टेस्ट चेंज हो गया, राइट? बिलीव इट. तो टेंजिबल नहीं है, तो माँ के दिल से आ रहा है. ऐसा ना 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 ना, खाने का टेस्ट चेंज कैसे हो रहा है? अब ये बताओ भाई. नमक डाला नमकीन, अमचूर डाला खट्टा, मीठा डाला मीठा, तो प्यार डाला तो टेस्टी कैसे हुआ? उसका आंसर ये है, मैं बाइबल में बिलीव करता हूँ और बाइबल में लिखा है कि
1 Corinthians 13 में लिखा है कि लव, क्योंकि प्यार डाल रहे हैं ना, इज पेशेंट, लव इज काइंड. सो अगर लव इज पेशेंट, विच मीन्स कि आपकी माँ को आपने देखा होगा खाना बनाते हैं कि अगर प्याज इतने तक भुनना है तो इतने तक भुनना है, 5 मिनट पहले मैं टमाटर नहीं डाल दूंगी. पेशेंस, पेशेंस से पक रहा है खाना, आराम से पक रहा है. जितना टाइम जिसको लगता है फुल फ्लेम पे नहीं पक रहा है, हल्की आंच पे आराम से पक रहा है. जितना टाइम लगेगा स्वाद आएगा. राइट? लव इज काइंड. इफ यू आर काइंड टू योर इंग्रेडिएंट्स. माँ कभी भी 70 किलो पालक लेके ऐसे चॉप नहीं कर रही है और गंदा संदा अच्छा बुरा सब पालक उसमें जा रहा है, नहीं होता. साफ करती है, एक एक पालक के पत्ते को साफ करती है, फिर चॉप करती है, फिर उबालती है, फिर प्यूरे करती है, फिर पालक पनीर बनता है. बोलते हैं हाँ यार. राइट? तो डिफरेंस यहाँ पे आता है. वो घर और रेस्टोरेंट की बात नहीं है, वो इंसान की बात है. जो इंसान इस सोच से खाना बना रहा है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, तो आप गलत बिजनेस में हो. कान्हा स्वीट्स की मैंने बात क्यों की? क्योंकि इस जगह ने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया. हम वहाँ पे गए, सुबह सुबह लाइन लगी हुई है. अच्छा. राइट? वहाँ पे रोज पूड़ी आलू के लिए लाइन लगती है. उनकी जो पूड़ी आलू है वो अमेजिंग है. अब जैसे सपोज कीजिए कान्हा स्वीट्स का रूम है, यहाँ लिखा हुआ है 6 जगह लिखा हुआ है कि एक प्लेट में सिर्फ 2 पूड़ी आएंगी. अच्छा. बहुत बढ़िया भैया, तुमने रूल सेट कर रखा है. अब हमारे सामने प्लेट आती है, प्लेट में छोले हैं, आलू है, थोड़ा सा चटनी है, अचार है, पूड़ी नहीं है. तो मैं देख रहा हूँ जरा, अच्छा भाई पूड़ी भी आएगी. फिर एक बंदा आता है गर्मा गर्म पूड़ी लेके, वो एक ही पूड़ी रखता है. मैंने कहा भाई 2 लिखा हुआ है. 2 लिखा हुआ है. बोलता तुसी खाओ. एक पूड़ी जहां खत्म हुई दूसरी पूड़ी गर्मा गर्म आ गई. सो नाउ उसका दिल क्या है? उसका दिल है कि भाई 2 पूड़ी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा ही, 2 नहीं तुम 4 खाओगे, लेकिन मैं एक एक करके खिलाऊंगा ना तो तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी वो बात. एंड दैट इज इट, कि वो प्यार से खिला रहा है, वो अच्छे से खिला रहा है. तो वो हींग भी जो लेगा वो सबसे बेस्ट क्वालिटी लेगा. वो जो आलू भी जब बॉईल करेंगे बंदे, वो आलू सफाई से बॉईल करेंगे. तो चाहे वो माँ हो, घर हो या वो रेस्टोरेंट हो, प्यार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वोशंट that you actually put in love and that is tangible. अगर आप प्यार से खाना बना रहे हो, इसका मतलब आप पेशेंटली खाना बना रहे हो, आप काइंडनेस से खाना बना रहे हो, आप उस सोच से खाना बना रहे हो कि मेरा खाना जो है सिर्फ पैसे कमाने का एक माध्यम नहीं है. मेरा खाना जो है लोगों के दिलों तक पहुंचता है. आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ. आप बॉम्बे में रही हैं? बिल्कुल, 5 साल रही. 5 साल रही हैं. आपने सुबह सुबह देखा होगा बहुत सारे अन्ना लोग साइकिल पे इडली चटनी बेचते हैं. राइट? आपको पता है वो इडली कहाँ से आती है? No idea. कभी सोचा आपने? नहीं. मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा. राइट? धारावी में हर दिन सुबह सुबह 5 लाख इडलीज बनती हैं और एक जगह पे ही बनती हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैक्ट्री इंडस्ट्री ऑफ इडलीज दैट इज हैपनिंग. वहाँ से इडलीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उसके आसपास के एरियाज में. ऐसे ही कहीं बोरीवली में बन रही है, ऐसे कहीं और बन रही है, वहाँ से इडलीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं. तो जब आप एक एरिया में जाते हो, सपोज कीजिए मैं रहता हूँ कांदीवली लोखंडवाला में, वहाँ पे आपने इडली खाई, एक से खाई, दूसरे से खाई, तीसरे से खाई, अरे इडली का टेस्ट तो सेम है, चटनी डिफरेंट है. हाँ. जिस आदमी ने वही चटनी ली जो बल्क में मिल रही है और उसको बेच दिया, उसकी चटनी का टेस्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो बल्क में बन रही है. अब इडली तो बल्क में बनेगी, इडली होगी. टेस्ट कहाँ चेंज होता है? चटनी में. तो कहा नहीं ये इडली अच्छी है, ये मैं बना नहीं सकता, मैं ना चटनी चेंज करता हूँ. इडली सेम है, चटनी डिफरेंट है. अब जिस अन्ना के पास भीड़ है, इसका मतलब ये है कि उसकी चटनी डिफरेंट है. एंड दैट इज अ प्रूवन पॉइंट. दूसरी चीज़, चाय की टपरी की बात हुई. बॉम्बे में चाय टपरी पे बहुत मिलती है. हाँ. अब आप चाय कोलाबा में पी लो, चाय अंधेरी में पी लो, चाय कांदीवली में पी लो, काइंड ऑफ सिमिलर. कभी सोचा क्यों? क्योंकि जो भटियार कम्युनिटी है, भट्ट कम्युनिटी राजस्थान की, वो बॉम्बे में लैंड करी. उन्होंने वहाँ पे देखा कि यहाँ चाय का अच्छा स्कोप है, लोगों को चाय बड़ी अच्छी लगती है. वो कटिंग चाय का फैशन वहाँ से शुरू हुआ. तो वो जो भट्ट लोग थे वो राजस्थान में एक तरीके से चाय बनाते हैं. फिर उनके साथ जो उनके भाई, बच्चे, पोते, दाते जो भी है, फ्रेंड, वो सब सीखना शुरू कर दिया. उन्होंने और शॉप्स खोल ली, ऐसे एक्सपैंड हुआ. तो ये भी एक तरीका. सो आई एम सेइंग खाना इमोशन हैज़ टू बी द सेम. अगर एक इंडियन डिश आपको इंटरनेशनली लेके जानी हो तो कौन सी होगी? बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि हालांकि वो ऑलरेडी डिश पहुंच चुकी है. मुझे पर्सनली
बटर चिकन बहुत पसंद है, मतलब मैं कभी भी उसे खा सकता हूँ एज एन इंडियन डिश। बट हम लोग अभी एक नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं दिल्ली में, उसका नाम है विविध भारती। ओके। और उस रेस्टोरेंट में वो सारी डिशेस होंगी जो किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं है। तो हम एक्चुअली में हर स्टेट की ब्यूटी को निकाल के लेके आना चाहते हैं, उन डिशेस को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं जो अभी तक ग्लोरीफाई नहीं हुई है। क्योंकि अगर हम इटली की बात करें तो इंडिया के साथ प्रॉब्लम है कि इटली की 4 डिश ले ली, बोला इटालियन खाना हो गया, पिज़्ज़ा पास्ता दैट्स इट, बस यहाँ पे रुक गए। जापान में सुशी ले ली, जापानीज फ्राइड राइस ले लिया, याकितोरी ले लिया, बस ये जापानीज खाना हो गया। जबकि जापानीज खाना बहुत वास्ट और वाइड है। तो इसी तरीके से इंडियन खाने में भी अगर हम राजस्थान की बात करें तो सिर्फ दाल बाटी चूरमा और लाल मांस राजस्थान को ख़त्म नहीं कर देते। राजस्थान में बहुत चीज़ें, इस तरह बिहार में बहुत चीज़ें। सो कौन ढूंढ के उनको लाएगा, कौन उनको लेके जाएगा। सो मेरा जो पर्सपेक्टिव है इंडियन खाने को लेके, और आपका जो सवाल है, मैं उसमें एक डिश पे नहीं रुकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इंडिया का खाना जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका है, लोगों को ये समझ में आ चुका है कि हमारे स्पाइसेस का यूज़ करना, उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो फ्लेवर बैलेंस है, वो बहुत यूनिक है, किसी और क्यूजीन में नहीं होता। तो मैं इन चीज़ों को आगे लेके जाना चाहूँगा कि हमारे इंडियन खाने में ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो अभी तक टच नहीं हुए। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ब्रिटिश शॉर्ट ब्रेड सबको पता है, पूरी दुनिया में पता है। ठेकुआ किसी को नहीं पता। ठेकुआ क्या होता है? आपको भी नहीं पता, वेरी गुड। ठेकुआ बिहार में ठेकुआ जो है बिहार यूपी में छठ पूजा होती है, उस टाइम पे एक मतलब इंग्लिश में उसे कुकी कहूँगा, पर वहाँ पे वो एक मठरी टाइप बनाते हैं। उसमें आटा है, गुड़ है, सौंफ है, इलायची है, और वो डीप फ्राइड है, राइट। अब शॉर्ट ब्रेड कुकी जो बनती है वो मैदे, बटर और चीनी से बनती है। दोनों में खस्तापन होता है, एक को बेक किया जाता है, एक को फ्राई किया जाता है। अगर आप आंख बंद करके खाएंगे तो स्वादिष्ट आपको ठेकुआ लगेगा, लेकिन नाम सुन के आप कभी ठेकुआ पर रुकेंगे नहीं, ब्रिटिश शॉर्ट ब्रेड पे रुक जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश शॉर्ट ब्रेड को ग्लोरीफाई किया गया है, इसको नहीं किया गया। ओके। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया के बारे में जितनी बात हो उतनी कम है, क्योंकि इंडियन क्यूजीन इतनी वास्ट है कि एक जन अगर पूरी ज़िंदगी बिता दे, इट्स नॉट इनफ। मैं इस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरे भाई का भी एक रेस्टोरेंट है अभी गुड़गांव में, फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स, एक एयरप्लेन रेस्टोरेंट है, उसके अंदर हमने एक रेस्टोरेंट ओपन करा है। तो हमने उसमें बहुत शेफ़ से बहुत अच्छा मेन्यू बनवाया, लाइक 2 पेज मेन्यू। बट आफ्टर अ मंथ वी रियलाइज्ड कि कुछ भी रख लो मेन्यू में, 2 ही चीज़ें ऑर्डर हो रही हैं, बटर चिकन, दाल मखनी, नान, इसके अलावा कुछ ऑर्डर ही नहीं हो रहा। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इस शब्द को समझा नहीं, उमामी, राइट। So there are 5 tastes. I want to, revise my thing also. Salt, salty, sweet, bitter, sour, umami. What is umami? So अगर हम अपनी माउथ को साइंटिफिकली समझेंगे तो जो पहले 4 टेस्ट हैं वो हमें पता है। अब हम इंडिया में 5वां टेस्ट स्पाइसी बोलते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं 6ठा टेस्ट है उमामी। बट एक्चुअली इंडियन साइंटिस्ट जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं एक ग्रुप का पार्ट बन चुका हूँ जिसका नाम है फोसेप। फोसेप इज़ अ ग्रुप जहाँ पे FSSAI के चीफ भी हैं, फूड साइंटिस्ट जो गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी हैं। सो डॉक्टर ईरम राव इज़ देयर, डॉक्टर जमुना प्रकाश इज़ देयर। तो हमने ये ग्रुप इसलिए बनाया है क्योंकि हम काम कर रहे हैं MSG के ऊपर। MSG को मिस लेबल करके डेविल बनाया हुआ है अमेरिका ने। अब ये एक रेसिस्ट वॉर हुई थी एक टाइम पे, जहाँ पे वो चाइना के लोगों को ऊपर उठते नहीं देखना चाह रहे थे। तो चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम करके एक आर्टिकल लिख दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसके एक्चुअली में कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, और उसकी वजह से सबने MSG को बना दिया डेविल। बट इट इज सेफ। वो मैं उसकी सेफ्टी पे आता हूँ, कैसे बनता है, क्यों होता है। अभी हम उमामी की बात करते हैं। नाउ जापानीज पीपल आइडेंटिफाइड उमामी ऑलमोस्ट 100 years बैक। डॉक्टर टिकुने आइकेडा, इन्होंने जर्मनी गए और उन्होंने खाना, फूड, इसके बारे में, ही इज़ अ साइंटिस्ट, वो पढ़ना शुरू किया। उन्होंने ये भी देखा कि अच्छा जापानीज लोग जो हैं वो इतने छोटे हैं और जर्मन बहुत टॉल हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ तो जेनेटिक हो सकता है बट बाकी न्यूट्रिशन भी है। तो न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग पे काम शुरू किया, एंड देन ही फाउंड, क्योंकि उस टाइम पे जापान प्री वॉर
अ लॉट ऑफ मंक कल्चर वाज देयर, तो वहाँ पे मीट्स कोई नहीं खाता था, तो वहाँ पे बहुत प्लेन खाना होता था। और वो प्लेन खाने में जो हम बोलते हैं स्वाद, लबाब, उमामी, ये नॉन एग्जिस्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर लोग खा रहे हैं चीज़, टमेटोज, मीट, जिसमें उमामी भर के है। अब उमामी है क्या? उमामी आती है हमारे टेस्ट बड से। तो एक जो फ्लेवर कैचर है हमारे पैलेट में है, तो जैसे हमारे टंग को डिस्टिंग्विश किया हुआ है कि बिटर, स्वीट, सॉल्ट, सावर। पांचवी चीज़ उमामी है, जो कि हमारे टंग रिसेप्टर्स साइड में होते हैं। जैसे ही आप कोई भी उमामी रिच चीज़ खाते हैं, आपका माउथ जो है वो सैलिवेट करना शुरू कर देता है। आपको एक सिग्नल बॉडी देती है कि नाउ आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट मील, आई एम रेडी टू ईट मोर। दैट सैलिवेशन सेज मुझे भूख लग रही है। आपकी बॉडी को एक नर्वस सिस्टम पे सिग्नल मिलता है। नाउ दिस was taken understood by the Japanese almost 100 years back, और उसके बाद उनकी लाइफ चेंज होती गई। They started to get umami out of kelp, out of bonito flakes। तो जो वेजिटेरियन लोग थे, जो मंक फूड खाते थे, वो केल्प से निकालते हैं। केल्प एक सीविड होती है, सीविड में काफ़ी उमामी होता है, उसको बॉईल करते हैं। फिर देन उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे केल्प को तो 12 घंटे उबालने के बाद हमें उमामी मिल रहा है, इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे आजकल हम निहारी को 2 घंटे बनाए थे, पहले निहारी 12 घंटे बना करती थी, राइट। तो लोगों ने थोड़े क्विक वेज निकाल लिए। तो अब हमें समझ में आया कि अच्छा ये क्या है, तो उसको उन्होंने साइंटिफिकली ब्रेक डाउन किया। तो MSG इज नथिंग बट मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ओके। सॉल्ट का केमिकल स्ट्रक्चर है NaCl। अब मैं आपको बोलूं कि खाने में थोड़ा NaCl डालना, तो आपको नहीं मुझे नहीं चाहिए, राइट। सडनली आपका दिमाग एक बैरियर बना देगा कि नहीं ये क्या डाल रहा है। या फिर खाने में थोड़ा डाइसोडियम ग्लूटामेट डालना, ये क्या है? हजारों कई सालों से जो आप चाइनीज खाना खाते हैं उसमें MSG नहीं होता, उसमें डाइसोडियम ग्लूटामेट होता है। जो आप सीजनिंग पाउडर डालते हैं, चिकन सीजनिंग, वेज सीजनिंग, सूप पाउडर, इवन जो आपके चिप्स खाते हैं, उसमें सब में MSG है, राइट। नाउ डिफरेंस क्या है? नेचुरल, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड। MSG इन इट्स प्योर फॉर्म इज नेचुरल, नेचुरली बनाई जाती है। गन्ने के जूस, कॉर्न के सिरप को फर्मेंट करके उसको बाद में क्रिस्टलाइज करके जो हमें फॉर्म मिलता है, जिसे हम अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। अजीनोमोटो एक्चुअली एक प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी का नाम है। ये कंपनी MSG बनाती है। तो इसीलिए हमने भी उनको हेल्प करने के लिए बोला है कि आप अपना जो है ना, इसको अजीनोमोटो ना बोल के इसको उमामी सीजनिंग बोलो। तो उमामी सीजनिंग करके हम लोग उससे बात कर रहे हैं। फोर्सेप का मेन रीज़न ये है कि मिसकंस्ट्रू हो गया है कि MSG ख़राब है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो इसमें सबसे बड़ा पार्ट है ग्लूटामेट, राइट। ग्लूटामेट इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट फॉर्म इन मदर्स मिल्क, इन टोमेटोज, इन मशरूम, चिकन, चीज़। सो ऐसा तो हो नहीं सकता ग्लूटामेट ख़राब हमारे लिए। अब ग्लूटामेट को अगर फर्दर स्टडी करोगे, अगर जो भी साइंस पढ़ते हैं, कि ग्लूटामेट इज नथिंग बट एन अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड इज नथिंग बट अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोटीन। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। अब क्यों कहते हैं कि जिस बच्चे ने 2 साल तक माँ का दूध पिया है, उसके चांसेस ऑफ गेटिंग सिक आर लेसर? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ के दूध में ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स टू प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी में अगर अच्छे से आया है तो आपकी मसल बिल्डिंग, आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग, आपकी जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो अच्छी हुई है। तो कुछ बच्चों को यूं जुकाम हो जाता है, यूं पेट खराब हो जाता है, और कुछ बच्चों को नहीं होता उसी एटमॉस्फेयर में रहते हुए। क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री स्टडी करो, उस बच्चे ने माँ का दूध ज़्यादा पिया, राइट। बाहर के देशों में माँ के दूध को 6 महीने से ऊपर देते नहीं, हमारी माएँ 2-2 साल तक पिलाती हैं। बट ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पे कल्चरली आई वांट टू स्टे फिट ना, बिकॉज व्हेन यू आर वीनिंग आपकी बॉडी चेंज होती है, राइट। तो हमारी माँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि नहीं मेरा बेटा हेल्दी आगे बने, मेरी बेटी हेल्दी आगे बने। उनके लिए क्या है? मेरी बॉडी फिट रहे। तो वो नेचुरल अननेचुरल सप्लीमेंट्स जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। अब अगर अमीनो एसिड हमें इतना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और ग्लूटामेट इतना ज़रूरी है, तो हम ग्लूटामेट तो पहले से ले रहे हैं ना। हम मशरूम खाते हैं, हम टमाटर खाते हैं। बटर चिकन दाल मखनी इसलिए फेमस हुआ क्योंकि बटर चिकन दाल मखनी में ठोक ठोक के टमाटर डलता है, एंड टमाटर इज फुल ऑफ ग्लूटामेट्स, राइट। चिकन में ग्लूटामेट है, तो इसीलिए बटर चिकन बिकेम द मोस्ट फेमस डिश इन द एंटायर वर्ल्ड विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा MSG. It is full of glutamates. The moment you have glutamates in your mouth starts to salivate. You want more. Whoa.
दैट इज द होल साइंस ऑफ MSG। बिल्कुल 100% सेफ। अगर आप देखिए, मैं जापान की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग जापानीज कार पे ट्रस्ट करते हैं, जापानीज वॉचेस पे ट्रस्ट करते हैं, जापानीज प्रोडक्ट ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज उस कंट्री में अगर आप जाएंगे तो आप एक चीज़ समझ जाएंगे कि उनकी लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सच। वो सच बोलते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, बट व्हेन आई वेंट देयर, मैंने खुद देखा वहाँ पे कि वो हर चीज़ में सच बोलते हैं। अगर बोलेंगे 7 बजे आना तो 5 मिनट पहले आ जाएंगे। अगर वो बोलते हैं कि हम साफ रखते हैं तो वो सिर्फ बोलते नहीं है, साफ रखते हैं। वो कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको वो प्रूव नहीं करते कि मैंने ये किया, वो बस कर देते हैं क्वाइटली। सो दोज पीपल आर, यू नो, देयर एथिक्स आर वेरी हाई। और अगर मैंने ये सोचा कि अगर जापानीज कंपनी MSG बना रही है तो यार वो ऐसी चीज़ क्यों बनाएगी जो कार्सिनोजेनिक होगी। तो इसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं रिसर्च करनी शुरू करी। फिर हमें समझ में आया कि अच्छा MSG तो ऐसे बनती है। इनफैक्ट जो अजीनोमोटो कंपनी है उनका पूरा हमने टूर देखा और वहाँ पे देखा कि जो इसका एक्सट्रैक्ट बचता है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट, उसको वापस से कॉर्न फील्ड्स में डाल देते हैं। नाउ दिस सच अ ग्रेट थिंग दैट एनी कंपनी वुड पॉसिबली नॉट थिंक ऑफ। तो अजीनोमोटो KNORR नॉर सूप्स के लिए एक सूप बनाती है, कॉर्न सूप। दैट कॉर्न सूप इन जापान इज अ हिट। इनफैक्ट इट्स वेरी टेस्टी। मैं भी लेके आया था, मैं बहुत दीवाना हो गया उसका। तो जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो ऑब्वियसली दे नीडेड मोर कॉर्न, राइट। अब जब भी आपको और प्रोड्यूस की जरूरत होती है तो आप क्विकर वेज ढूंढते हो एज अ कंपनी, but they didn't find quicker ways in Japan, so they moved their base to Thailand for this, Vietnam, and they saw कि अच्छा यहाँ पे पहले उन्होंने सॉइल स्टडी किया। तो सॉइल स्टडी करने के बाद उनको एक रफ पैरामीटर बताता हूँ कि अगर 1 हेक्टेयर से 100 किलो निकलना है तो उन्होंने जब फर्स्ट क्रॉप आई तो 1 हेक्टेयर से 90 किलो आया। ओके। सो रादर देन डंपिंग दैट ग्राउंड एंड सेइंग कि ये ग्राउंड बेकार है, हटाओ यहाँ से, लेट्स मूव टू अनदर फर्टाइल ग्राउंड, दे एक्चुअली सेंट साइंटिस्ट टू स्टडी द सॉइल। और अगले साल उसी 1 हेक्टेयर से 110 किलो कॉर्न निकला। तो एज अ कंट्री दे बिलीव इन फिक्सिंग द प्रॉब्लम, नॉट इरेडिकेटिंग द प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम इरेडिकेट होती नहीं है, वो सिर्फ कारपेट के नीचे चली जाती है। प्रॉब्लम इरेडिकेट करना, इसका मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भाई मेरे से ऊन का गुत्था उलझ गया है, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, मैं उसको फेंक दूं, कारपेट नीचे डाल दूं, या से सुलझा दूं, या फिर आजकल की शादियां फिक्स कर लो या डिवोर्स कर लो। वेल ये एक और पॉडकास्ट मांगेगा। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैं पर्सनली यही बिलीव करता हूँ कि ऊन का गुच्छा है, यू नो, जब स्वेटर बनती है तो सबको ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन स्वेटर बनने के बीच में ऊन का गुच्छा कई बार उलझता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके गुच्छे को काट के फेंक दो और नया गुच्छा ले लो, स्वेटर बेकार बनेगी आपकी। बट जब आप देखते हो कि आपका एक फैमिली पिक्चर जिसमें ग्रैंडफादर, फादर, सन, डॉटर्स, एवरीबडी सिटिंग टुगेदर विद लव, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्वेटर दैट यू सी दैट वाओ, माय पेरेंट्स, माय ग्रैंडपेरेंट्स डिड समथिंग। अगर मैं अपनी ऊन को, नहीं मेरी ज़्यादा बात सही है, तो वो स्वेटर कभी बनेगी नहीं। Back to food. Yes. What is that weirdest thing that you have ever eaten? सबसे अजीबोगरीब कुछ खाया है आपने? खाया तो नहीं है आजकल वैसे, बट बहुत सुना जरूर है, फैंटा मैगी और चॉकलेट डोसा। अरे आजकल बहुत वो रील्स वायरल जा रही हैं। क्या है ना कि फेमस होने के लिए मैं कुछ भी करूँगा हैज़ बिकम लाइक, यू नो, लोग अपनी जान दे रहे हैं उस चक्कर में। मतलब मैंने पढ़ा है कि कोई इन्फ्लुएंसर रील बनाते बनाते वाटरफॉल के पीछे गिर गया बंदा, राइट। तो उस एक्सटेंट तक ना जाना कि आप या तो खुद को मार लो या अपने प्रोफेशन को मार लो, कि समथिंग शॉकिंग डज नॉट हैव टू बी समथिंग शॉकिंग। मैं अभी रील स्क्रॉल कर रही थी, मैंने देखा कि एक बंदा रोज़ लेके उसे बेसन में डुबोया और उसके पकौड़े बना के वो सर्व कर रहा है और लोग खा रहे हैं। कुछ भी हो रहा है, मतलब आजकल दुनिया में कुछ भी हो रहा है। अब कुछ भी हो रहा है तो देखते जाओ, ये भी स्क्रॉल कर देना, है ना। अगर पसंद नहीं आए तो पसंद आए तो रुक जाना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करी हैं इस पॉडकास्ट में, भविष्यवाणियाँ हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसा कुछ आपने बनाया आज तक जो सबसे हार्डेस्ट हो कि यार ये बना के मेरे को ऐसा लगा कि ओ आई एम द रियल शेफ? बहुत कुछ बनाया ऐसा, लेकिन मैं एक डिश जो हमेशा सबको बोलता हूँ कि जो सबसे मुश्किल है बनाने के लिए वो है बिरयानी। अच्छा। हाँ, क्योंकि
आप एक ही बिरयानी अगर 10 अलग स्टेट्स में जाकर ट्रैवल करके बना रहे हो, वही सेम रेसिपी है, हाँ। वो अलग बनेगी। क्योंकि चावल आपकी बात नहीं सुनेगा, चावल बारिश की बात सुनेगा, चावल धूप की बात सुनेगा, चावल जिस एटमॉस्फेयर में ग्रो हुआ उसकी बात सुनेगा, चावल उसकी बात सुनेगा कि कितने टाइम वो कटने के बाद प्रोसेस होने के बाद स्टोर किया गया है। हाँ। अगर वो 2 साल एज्ड है तो चावल अलग खिलेगा, उसकी खुशबू अलग होगी, अगर वो नहीं है तो वो अलग होगा। फिर चावल कितनी देर सोक किया है। अब एज अ शेफ बिरयानी जब तक खुल के प्लेट में नहीं आ जाती तब तक मेरा वो दिल ना दुख दुख करता है कि यार ये कैसी बनी है। क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक बार डाल दिया देग में, उसके बाद बनने के बाद ही समझ में आएगा कि हो गया। भाई दाल मखनी थोड़ी सी इधर उधर हुई, हमने उसको इधर ले आए, बटर चिकन थोड़ा इधर उधर हुआ, इधर ले आए, वो बंद पॉट में आधा पौना घंटा दम पे नहीं पक रहा। दम पे जो पक रहा है चीज़ वो फिर एक बार गलती हो गई तो फिर वो हो ही गई। तो इसलिए बिरयानी से हमें मज़ा ही बड़ा आता है खाने में और डर भी लगता है। तो आज अभी जब मैंने अपने दोस्तों को बताया ना कि आपके साथ मेरा पॉडकास्ट है, तो अगर मैंने 5 लोगों को बताया है तो 4 लोगों ने मुझसे एक ही चीज़ बोली है, रिक्वेस्ट करी है, इफ़ यू कैन हेल्प देम, कि आजकल जिम का फैशन बहुत है, सब जिम जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा ड्रिंक है जो सब लोगों को पीना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर स्किन हेल्थ, डिटॉक्स करे, सब कुछ एकदम एक ड्रिंक में हमारा काम चल जाए। ये ड्रिंक हर बंदे को पीना चाहिए इंडिया में। देखो सॉरी मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करूंगा उन 4 लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि एक ऐसी ड्रिंक लेके आना। शॉर्टकट्स आर नेवर एवर द वे टू सक्सेस। ये ज़िंदगी में, खाने में, बॉडी में, रेस्टोरेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में ये एक ही लॉजिक अप्लाई होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्टकट है कि मेरे को एक ड्रिंक बता दो, पी के सारा काम हो जाए। ना होगा भैया, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहली बात तो क्वालिफाइड नहीं हूँ उस डायरेक्शन में बात करने के लिए, क्योंकि मैं खुद बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, खुद फिट नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट एज अ शेफ अगर आप मेरे से पूछोगे कि हाँ एक मेरे को ऐसी अच्छी रिच एनर्जी ड्रिंक बता दो विच इज़ नॉन फैटी बट येट फिल्स मी अप, मैं जिम करके आऊँ तो मैं एक ऐसी चीज़ पी लूँ जो प्रोटीनिशियस हो, हाँ। जिसमें फाइबर हो, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ शुगर हो, मेरे को एक्स्ट्रा शुगर ना लेनी पड़े, वो मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ, तो उसके लिए आप जो मैं कभी कभी करता भी हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे लंच कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं सुबह एक बड़ा ग्लास वो पी लेता हूँ। 4 बादाम, 4 अखरोट, थोड़े से पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। अगर आपकी कंट्री में खसखस नहीं मिलता तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। साथ में 4 खजूर यानी कि सॉफ्ट वाले जो खजूर होते हैं, 1 केला, इनको दूध के साथ बना लो एक शेक। ठीक है, इसमें अगर आप पम्पकिन सीड्स डालो तो और बढ़िया हो जाते हैं, चिया सीड्स ऊपर से डालो और बढ़िया हो जाता है। थोड़े से फ्रूट कोई भी आपके पास पड़ा हो, जैसे नॉन सिट्रस फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी है या ब्लूबेरी है या कोई भी जो फ्लेवर्ड फ्रूट है वो आप डाल सकते हो, इट बिकम्स इवन बेटर। इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं है, इसमें दूध है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप आमंड मिल्क डाल सकते हैं, या फिर आप कैश्यू मिल्क डाल सकते हैं, या ओट मिल्क डाल सकते हैं, आप खुद भी डाल सकते हैं। सो इट बेसिकली बिकम्स अ नाइस ब्यूटीफुल स्मूदी। आप वो पिए जिम के बाद। इट हैज़ अमेजिंग अमाउंट ऑफ फाइबर। सो आप साइंटिफिकली प्रूवन है कि dates have got fiber and magnesium, almonds have got a lot of fiber as well as omega-3 fatty acids which are very good for your body. So everything that we have put in this is healthy, is pure and is good for your body. So ये अगर आप मैं कई बार खुद यूज़ करता हूँ, ये आप अगर डेली हैबिट बना लेंगे तो आप लंच की क्वांटिटी देखेंगे कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 ही खाएंगे, क्योंकि आपकी एपेटाइट, आपको भरा हुआ पेट फुल लगेगा। आई थिंक मैं आपसे 2-3 घंटे और बात कर सकती हूँ, बट वी हैव लिमिटेशन ऑफ आवर टाइम। पर मैं आपसे फिर भी एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मेरे को किसी ने नहीं बोला पूछने के लिए, बिकॉज आई एम अ टी फैन। चाय मसाला कुछ आपका है कि ओह ये ट्राई करना घर जाके? देखिए हम दोनों चाय के फ़ैन लग रहे हैं। हमने वैसे सोनीपत शंभू दयाल के बारे में कुछ भी बात नहीं करी, बट बचपन से मेरी कहानी का पहला पहलू ही चाय से जुड़ा हुआ है। तो चाय मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। आजकल मैं जब चीनी छोड़ी हुई है तो चाय पीना बड़ा दुश्वार सा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल मज़ा नहीं आता चीनी के बिना। गुड़ से काम चला लेते हैं कभी कभी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि गुड़ और चीनी बराबर ही है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है
चाय इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीजन्स। अगर आप सर्दियों में चाय पी रहे हो तो उसमें आप लवंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सिनेमन, जो चाय मसाला में होता है, सारी चीज़ें डाल सकते हो, या तो चाय मसाला डाल सकते हो। बारिशों में पी रहे हो तो आपको नज़ला ज़्यादा होगा, राइट, उसमें अदरक और सौंफ डालो। गर्मियों में पी रहे हो तो इलायची और पुदीना, फ्रेश पुदीना, जब चाय बन जाए पुदीना बस डाल दो, 1 मिनट बॉईल करो, स्ट्रेन कर दो। ओके। तो उससे फ्रेशनेस बहुत आती है, मज़ेदार, राइट। और अगर आपका अगर आप मेरे जैसे हैं जो कभी भी चाय पी सकते हैं, कैसे भी चाय पी सकते हैं, तो अदरक इलायची का जो मिक्स है ना, फ्रेश अदरक फ्रेश इलायची, अमेजिंग। हम चायोस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। तो हम पहुंच गए थे होटल में जहाँ बैंगन भरता बन रहा था, लेकिन चायोस ने एक अच्छी काम ये किया है कि उसने ये प्रूव कर दिया है कि अगर मैं किसी कॉर्पोरेट जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं गैस नहीं ऑन कर सकता हूँ तो मैं इंडक्शन पे चाय बना सकता हूँ। 5 स्टार होटल चाय क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इंडक्शन पे चाय नहीं बनाऊंगा इसलिए अच्छी चाय नहीं मिलती, डिप से ही चाय बनेगी। पर उन्होंने वो उस बात को डिस्प्रूव किया। उन्होंने कहा कि आई विल टीच यू हाउ टू मेक टी एंड यू विल मेक टी। तो किसी भी कॉर्पोरेट कैंटीन में जाके चाय बन सकती है, वहाँ से चाय वो शुरू हुआ और आज 300 करोड़ का ब्रांड है, शायद मोर। तो मेरा आखिरी में सिर्फ यही है कि दिमाग में ना कोई बाउंडेशन मत रखो। अगर कुछ नया करना है तो उसके लिए खुद उतरना पड़ेगा, वो सारे प्रॉब्लम्स को, सारे फियर्स को मेजर करना पड़ेगा कि क्या आ सकता है मेरे सामने, और फिर तलवार और ढाल लेके उतर जाओ भैया, देखी जाएगी। फिर तो सामने जो आएगा या तो वो मरेगा या हम मरेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे को बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली खाने के बारे में। खाना एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में। मतलब हम खुश हों, दुखी हों, सैड हो, एंग्शियस हो, कुछ भी हो, सब चीज़ का एक ही सोल्यूशन होता है, खाना। खाना खा लो सब सही हो जाएगा। सो आई गेस आप लोगों को भी इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डू वॉच दिस पॉडकास्ट। अगर आपको सिर्फ ऑडियो सुनना है, आप वीडियो नहीं देखना चाहते, तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। प्लीज़ फॉलो भविष्यवाणी ऑन स्पॉटिफाई। एंड थैंक यू शेफ अजय चोपड़ा। दैट वॉज आवर फर्स्ट शेफ स्पेशल पॉडकास्ट एंड वी होप यू लाइक इट। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप और क्या रेसिपीज़ जानना चाहते हो, और क्या हमें फीडबैक देना चाहते हो, और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट को। सो प्लीज़ हमें बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।